ओके, आई थिंक शायद पहले मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आ रही होगी। हाँ, सो बेसिकली मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि हाउ आर यू गाइस फीलिंग जस्ट लेस दैन 36 hours before the exam, I guess 24, 36, yeah, or maybe just over 36. A bit nervous. Well, that's okay. It's okay to feel nervous. Not good at all. Why, Fatma? Why not good at all? Scared? Again, okay to feel a little scared. Excited, not gonna lie. Math ही है. अच्छी बात है. चलो. Good that you're feeling excited. Walaikum salam. So guys, a request, please like the stream if you haven't yet, and do subscribe to the channel also if you haven't subscribed yet. Pray for us. Yes, I always pray for all my students, not just my direct students, but also students who have been watching me online and watching my videos. I make sure to keep them all in my prayers. I have accounts with math and CS the next day. अच्छा हाँ, जिन लोगों का मैथ और अकाउंट्स एक साथ है ना, पहली बात तो ये हैट्स ऑफ टू यू गाइस, नंबर वन. ठीक है, बड़ी हिम्मत है आप लोगों में. और दूसरी बात ये, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइस गेट इनफ स्लीप. ठीक है, ये मैं ख़ास तौर से उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों का अकाउंट्स और मैथ एक ही दिन है. बिकॉज इफ़ यू गाइस डोंट गेट इनफ स्लीप, तो फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे. एंड यू डोंट वांट टू बी एग्जॉस्टेड इन ईदर पेपर. दोनों टेक्निकल हैं, इसमें से कोई भी थियोरेटिकल पेपर नहीं है, ज़ाहिर है दोनों में आपको कैलकुलेशंस करनी होगी. सो यू नीड अ फुली फंक्शनिंग ब्रेन. सो मेक श्योर, एंड इट्स नॉट दैट कि जिनका सिर्फ मैथ है दे कैन स्टे अप ऑल नाइट. उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट इनफ स्लीप. ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइस गेट इनफ स्लीप. अच्छा, मैं उस पर आ रहा हूँ कि व्हाट शुड बी रिवाइज ऑन द लास्ट डे. प्लीज़ लास्ट डे पे डू नॉट पुट योर सेल्फ थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ अ टेस्ट. ठीक है, आखिरी दिन में कभी भी अपने आप को किसी भी टेस्टिंग पोजीशन में नहीं डालना. मतलब डोंट से कि चलो मैं एक मॉक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. डोंट से कि चलो मैं एक फुल लेंथ पास पेपर सॉल्व कर लेता हूँ. ठीक है, खुदा न खास्ता आप ना एक पैनिक मोड में ना आ जाएं. अगर आप एक पैनिक मोड में आ जाएं तो फिर होगा ये कि जो आपको आता होगा ना आप वो भी भूल जाओगे. ठीक है, तो आखिरी दिन आपने क्या करना है, आई एम श्योर सबके कोई ना कोई वीक एरियाज़ होंगे. किसी को हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो, किसी को अभी कल रात मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना, तो होपफुली देख ली होगी आप लोगों ने. तो वॉच दैट वीडियो एंड देन मेक श्योर कि जो जो आपके टॉपिक्स हैं उनके आप नोट्स से गो थ्रू कर लो. आई एम श्योर आप सबने नोट्स बनाए होंगे. ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर वन के लिए, उनके क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उनको गो थ्रू कर लो. जो आप पास्ट पेपर्स कर चुके हो उनको गो थ्रू कर लो. बट प्लीज़ डू नॉट पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन वे यू आर अननेसेसरीली टेस्टिंग योर सेल्फ. खुदा ना खास्ता ये आपका किसी भी क्वेश्चन पे आके आप फंस जाओगे ना, तो एक पैनिक मोड में चले जाओगे. एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सोचेंगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है. ठीक है, जस्ट दैट कि आप ओवर थिंक उसको कर रहे होगे. तो जितनी आपकी प्रेपरेशन थी लास्ट 18 आवर्स में, 16 आवर्स में, आप उसको मिराकुलसली जितनी है बस अब उतनी है. ठीक है, यू इट्स वेरी लाइकली दैट यू विल एंड अप मेकिंग इट वर्स, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते. यस, मेरी जितनी भी प्रीवियस स्ट्रीम्स हैं, मेरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो सब उसमें आपको मिल जाएंगी. ठीक है, एंड यस जैनब, वी आर ओनली डूइंग हार्ड पेपर्स. सर जोक्स ऑन यू, वाकई कुछ नहीं आता. नहीं, क्यों नहीं आता, आई एम श्योर आता होगा, ऐसी बात नहीं है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसेलरेशन रिटार्डेशन? नो डिफरेंस बेटा. डिसेलरेशन रिटार्डेशन, देयर जस्ट टू डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम थिंग, डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग. दोनों में हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते. ठीक है, ओके. वेयर डू आई टीच? आई टीच इन कराची. सर याद है कुछ? क्या याद है अब्दुल अहद?
2015 is too far. Can you do 2017? The reason why I'm doing 2015 is because ए लेवल्स पढ़ाना छोड़ नहीं दिया मैंने, जस्ट दैट के बीच में मैं काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था, तो इस वजह से मैंने ए लेवल को थोड़ा ब्रेक दिया था, ओ लेवल पे फोकस किया था, और फिर नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह आई एम स्टिल टीचिंग ए लेवल्स आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट. TLR, yes of course Abdul Ahad. Okay, so you're that Abdul Ahad. Yes, याद है मुझे. How are you Abdul Ahad? How are you watching this stream? I don't teach in any academy. I teach online entirely. अच्छा, so basically मैं ये पेपर इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इस पेपर का जो थ्रेशोल्ड था ना, ज़रा इसका थ्रेशोल्ड देखें आप लोग तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं ये क्यों सॉल्व कर रहा हूँ. इसका ए बना था 53 पे, सही, 53 आउट ऑफ 80. ओके, सही देख रहा हूँ ना? हाँ, May 2015. और बी इसका बना था 39 पे. ठीक है, रिसेंटली जो मैंने वो थ्रेशोल्ड की पोस्ट डाली है ना, उस पर आप जाके देख सकते हैं. सो 53 आउट ऑफ 80 पे आपका ए बन रहा है, विच मीन्स okay, so 53 divided by 80 into 100, so that's 66.25%. 66.25%. so अगर आपके इसमें 66.25% या above आ गए, you ended up with an A. ठीक है, so A स्टार का देखो, A स्टार का सेपरेटली नहीं आता, A स्टार का कंबाइन होके आता है. ठीक है, तो ये अभी मेरे पास इसका इनका कंबाइंड थ्रेशोल्ड है नहीं मेरे पास, तो मैंने बेसिकली अभी मैंने इनका सेपरेटली देख रहा हूँ मैं. ठीक है, बट दैट्स काइंड ऑफ इररिलेवेंट फॉर नाउ. सही है. सर रिजॉल्व दिस पेपर एंड इट वाजंट डिफिकल्ट, आई स्कोर्ड वेल. इफ इट्स गुड, इट्स गुड. बट देखो, मैंने ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्ट बिकॉज द थ्रेशोल्ड इज़ लो डजंट ऑटोमेटिकली मीन कि आपको भी पेपर वो उतना ही डिफिकल्ट लगेगा. जस्ट बिकॉज द थ्रेशोल्ड is high, well हाँ, that is true. अगर थ्रेशोल्ड हाई है सो दैट मीन्स पेपर डेफिनेटली आसान होगा, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड लो है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पेपर वो मुश्किल लगे. बिकॉज यू वेल प्रिपेयर्ड, यू नॉट गोना फाइंड दैट पेपर डिफिकल्ट. ठीक है, more chances of you getting an A star in that. Okay, how can I join your online classes? Well, for that you can contact me through Instagram. ठीक है, Instagram पे मुझे contact कर लो, मैं आपको बता दूंगा exactly how you can do that. जी. Okay, now, so here's question number 1. I'm starting now. ठीक है, guys, let's get to work. What if you have 2 papers on Monday? How should we spend your last day? मैंने कहा ना, the first and foremost thing is that you should get enough sleep, okay? And please no testing yourself the last day. सर आपको सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा लगता है पर्सनली? मुश्किल तो नहीं लगता, हाँ मुझे एक टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना बहुत बुरा लगता है, और वो है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. मुझे इंतहाई नफरत है वो टॉपिक से. इफ़ आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिमूविंग वन टॉपिक फ्रॉम द मैथ सिलेबस, I would have removed congruent triangles. It's just I mean, it's just so much work for such little. I mean, for almost like 2-3 marks का उसका सवाल आता है, उसके लिए इतना कुछ पढ़ना पड़ता है. खैर, anyway, let's get to work now. So it says here, or and maybe या तो मैं ट्रेसिंग पेपर अलाउ कर देता या मैं रोटेशनल सिमेट्री निकाल देता. रोटेशनल सिमेट्री बड़ा एक अजीब तंग करने वाला टॉपिक है. सुबह फजर के बाद मतलब पास पेपर्स ना करें, नहीं, बस देखो कट ऑफ टाइम रखो 6 PM. जो भी प्रिपरेशन करनी है 6 PM से पहले कम कर दो, लेकिन हैविंग सेड दैट फिर भी अपने आप को टेस्टिंग पोजीशन में ज़्यादा नहीं डालना. ठीक है, 74-75 मार्क्स, ऑफ कोर्स 74-75 मार्क्स आर ग्रेट बेटा. ठीक है, मैंने से पेपर 2 के जो टॉपिक्स हैं उनकी हम लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, नो नीड टू स्पैम. मेंसुरेशन हम कर लेंगे, डोंट वरी. ठीक है, ओके. इवैल्यूएट 1.3 प्लस, अब आई एम स्टार्टिंग इस पे क्लोज अटेंशन. इवैल्यूएट 1.3 प्लस 2.9 over 0.2. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बस आपने प्लीज़ टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट एंड अप मेकिंग अ सिली एरर और एनीथिंग लाइक दैट. 1.3 and 2.9, 3 plus 9 is 12, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4. So you're looking at 4.2 over 0.2. अब इसको इवैल्यूएट करने से पहले दोनों को इंटीजर बना लो टाइम्स 10 करके, तो हो जाएगा 42/2. So that means now you're looking at 21. सही है, so there you go, 21 is your answer. सिर्फ for A 62-65 is okay, it's okay, लेकिन फिर भी इसको एटलीस्ट आप इतना लो एम ना करो, आप एम करो 70 प्लस की. HCF कर लेंगे HCF कर लेंगे. ठीक है,
कल का भी दिन है हमारे पास। आज 2 वीडियोस मेरे पास लाइंड अप हैं जो मैं पोस्ट करूँगा। एक वो आपका ट्रेसिंग पेपर वाली, और दूसरा दूसरी कौन सी वीडियो थी मैं भूल गया। आई थिंक एक तो मैंने डाल दिया, हाँ, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन विदाउट अ कंपस। ठीक है, ओके, हियर्स पार्ट बी। So 2 whole 1/4 into 1/5. So 4 into 2, 8. 8 plus 1, 9. So 9/4 into 1/5. Let's work this out. तो हो जाएगा 9/20. There you go. That's it. Answer आ गया, ख़त्म। Write these numbers in order of size starting with the smallest. Okay, अब क्योंकि यहाँ पे the numbers और में कोई strict pattern नहीं है, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें। ठीक है, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या सबको फ्रैक्शन अगर बनाते हैं तो 7/10, 64/100 को 4 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/25। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू राइट दम एज फ्रैक्शन। आई थिंक इट्स बेस्ट कि सबको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो बहुत सब्र तहम्मुल से आपने करना है। 13 को डिवाइड किया 10 से, लेट्स पुट अ पॉइंट इन 0। सो द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू 130 इन द टेबल ऑफ 20 इज़ 26 और 120। 10 बचा, लेट्स पुट अ 0। 5 25 से 100 पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस पता चल गया ना कि 0.65, सो जस्ट राइट 0.65। इसको 0.70 कर दो जस्ट सो दैट द कंपैरिजन पार्ट इज़ ईजियर। ओके, एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन 7/12। सो पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 12 5s और 60, 1 बचा, एक 0 तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, सॉरी 10 बचा, एक 0 तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो 12 इंटू, लेट्स सी, 12 इंटू 8 इज़ 80, 8 इंटू 2 इज़ 16, 12 इंटू 8 आई थिंक इज़ 96, इज़ इट? 80 प्लस 16, यप इट्स 96। 4 बचा, सही है, 0 लगा दिया, एक 0 हम लगा सकते हैं। 12 इंटू, अब ये मेरे ख्याल में चलता रहेगा, 12 इंटू 3 36 आएगा, यप ये चलता रहेगा। ठीक है, तो बस इसको हम 0.583 कर देते हैं, 3 पर के ऊपर डॉट लगा देते हैं ताकि ये याद रहे कि ये रिकरिंग फ्रैक्शन है। 0.64 के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 5/8 कर लेते हैं। 5 अंदर, 8 बाहर, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 8 8s are 64, सॉरी 8 8s are 64 कैसे होगा, 8 5s are 40। ठीक है, 8 5s are 40, क्या बचा 10, एक 0 हम लगा सकते हैं। एंड काफ़ी है वैसे 0.5 अगर हम कर लें इसको तो, ओ नो वेट अ मिनट, 0.6 होगा ये, सॉरी माय बैड, 0.6, 8 6 are 48। ठीक है, 2 बचा, 0 हो गया, 8 2s are 16, 4 बचा, 0 हो गया, 5 8 5s are 40। सो ये हो गया हमारा 0.625। ठीक है, नाउ दैट वी आर डन विद द डिफ़िकल्ट पार्ट, नाउ कम्स द ईजी पार्ट। अब हम इनको नंबर कर देते हैं। सो द स्मॉलेस्ट दैट आई कैन सी हियर इज़ 7/12। ठीक है, सो लेट्स राइट दैट, लेट्स राइट द स्मॉलेस्ट नंबर 7/12। ठीक है, 7/12 के बाद जो आता है हमारे पास वो 0.64 है। सो लेट्स राइट दैट 0.64। अच्छा जी, फिर व्हाट डू वी हैव, वीडियो ब्लर है, आई डोंट थिंक सो, सही है। फिर है आपके पास द थर्ड 0.625, नो वेट अ मिनट, एक्चुअली 0.64 नहीं होगा, विल हैव 0.625 फर्स्ट। ठीक है, 0.625, let's just swap this, this is number 2, this is no, and 0.64 is going to be the third largest, 0.64, and then you will have 13/20, 0.65, इसको हम लिखेंगे as, and then finally you will have 0.7। अच्छा, एक चीज़, एक गड़बड़ मैंने यहाँ पे ये की कि 0.625 को 0.625 के फॉर्म में नहीं लिखना, इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना, वो प्लीज़ राइट इट एज 5/8। ओके, ना कन्वर्टेड वैल्यूज़ में नहीं देना, कन्वर्टेड वैल्यूज़ क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं थी, कन्वर्टेड वैल्यूज़ में दे रहे हैं अगर आप लोग, सो जस्ट इनवाइटिंग ट्रबल, नॉट समथिंग आई वुड एवर रिकमेंड। ठीक है, मैथ्स इज और मुश्किल हो रहा है मैथ्स, वेल दैट डिपेंड्स इंटायरली कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या मुश्किल लगता है। सर डू यू सजेस्ट लूप्स मेथड? लूप्स मेथड ऑनेस्टली मैंने सही से देखा नहीं है। आई नो दिस इज अ मेथड दैट सर जैन हैज़ सजेस्टेड, आई हैवंट सीन दैट मेथड येट, बट
इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू देन स्टिक टू दैट मेथड, ठीक है। मैंने पर्सनली उसको अभी तक सही से गौर नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं जो मेथड प्रेफर करता हूँ, मैं मेथड प्रेफर करता हूँ कि यू डू द ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन द मीडियम एंड देन द हार्ड, ठीक है। बट इफ़ द लूप मेथड वर्क्स फॉर यू देन गो हैड। टेस्ट करके देखें, अपने आप को टेस्ट करके देखें कि आपको क्या मेथड सूट का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्रेपीजियम है, बस फॉर्मूला याद रखने का समझो, मार्क मिल रहा है। द डायग्राम शोज द ट्रेपीजियम विद लेंथ इन सेंटीमीटर्स, द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ओके, सो हाउ डू यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी ट्रेपीजियम? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सो बी प्लस 4b into the height which is 12 and this is equal to what? This is equal to 120, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, 12 ones are 12 tens are, b plus 4b हो जाएगा आपका 5b, 5b upon 2 is equals to 10. Let's simplify again, 5 ones are 5 twos are, so b is equals to 2 times 2, that means b is equals to 4 and there you go, that's it, हमारा आंसर आ गया। Okay, question number 4. Question number 4 says a bag contains red counters, blue counters and yellow counters. There are 60 counters in the bag. The probability that a counter taken at random from the bag is red is 2 upon 5. ब्लू की probability 5 upon 12 है। How many yellow counters are in the bag? अब देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, वो ये कि बैग में ब्लू, रेड और येलो ही है। रेड, ब्लू और येलो सब मिला के किसके बराबर है? 60 के बराबर है। इसका मतलब कि probability of red plus the probability of blue प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ये तीनों मिला के किसके होगा? 1 के बराबर होगा। जब आपको पता है फॉर श्योर बैग में यही 3 कलर्स हैं, सो दैट मीन्स इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1, वी नो कि इट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 कलर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। नाउ वी नो रेड की प्रोबेबिलिटी इज 2 अपॉन 5, वी नो ब्लू की प्रोबेबिलिटी इज 5 अपॉन 12, ठीक है। हमें येलो की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, तो हम इसको काम करते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई रहने देते हैं और इसको इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। लेट्स क्विकली फाइंड आउट द सम ऑफ दिस, ठीक है। इसका जो LCM होगा 5 इंटू 12 दैट्स गोना बी 60, इंटू 12 कर लो, इसको इंटू 12 कर लो, सो दैट्स 24, इंटू 5 कर लो टू मेक इट 60, इसको भी इंटू 5 कर लो, सो दैट्स 25, 24 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 49, 49 अपॉन 60, सो 49 अपॉन 60 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, ठीक है। अब आप जब इसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 49 अपॉन 60, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? 60 माइनस 49 इज़ 11, 11 अपॉन 60। अब 11 अपॉन 60 प्रोबेबिलिटी है, उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो 60 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया? आपके पास 11 आ गया। वैसे अगर आप 11 अपॉन 60 को गौर से देखें तो यू कैन सी कि जो न्यूमरेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। क्यों आंसर होगा न्यूमरेटर? वो उसकी न्यूमरेटर हमारा आंसर इसलिए होगा बिकॉज टोटल जो है हमारे पास वो 60 है। या हम इस तरह से भी कर सकते थे कि हम प्रोबेबिलिटीज़ को 1 बाई 1 60 से मल्टीप्लाई करें, तो ताकि हमारे पास क्या आ जाए? ताकि हमारे पास इंडिविजुअल रेड बॉल्स आ जाएं, ब्लू बॉल्स आ जाएं और फिर उनको 60 में से सब्ट्रैक्ट कर लें। सर आपने HCF एंड LCM की वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पे? मैंने कहा ना मेरे पास LCM और HCF की एक वीडियो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने उसमें क्या कवर किया, LCM HCF ही कवर किया या फैक्टर्स मल्टीपल वाली चीज़ कवर की है, बट इट्स हेल्पफुल। उसमें वो नंबर्स वाला जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस मैंने उस तरह के क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। सर प्लीज़ टेल अ गुड यूट्यूब चैनल फॉर फिज़िक्स। वेल मुझसे नहीं पूछो, whoever is watching, if you guys know a good YouTube channel for physics, please mention it in the chat box, okay. Here's question number 5. Question number 5 says Fariza travels from London to Astana. The time in Astana is 5 hours ahead of the time in London. So when it is 10:00 in London, it is 15:00 in Astana. ठीक है. She flies from London to Moscow and then from Moscow to Astana. The flight leaves London at 12:25 and takes 4 hours to reach Moscow. Okay. Sir, I don't understand how you find out the equation to find the correct answer. थोड़ा मुझे ज़रा स्पेसिफिक बताओ ज़ैनब, आप किसकी बात कर रही हैं? While I'm solving this question, Fariza waits 4.5 hours in Moscow for the flight to Astana. She arrives in Astana at 5:25 local time. How long did the flight from Moscow to Astana take? Okay, now अच्छा, so basically ज़रा जर्नी मैप आउट करते हैं क्या है। So she flies from London to Moscow and then from Moscow to Astana, ठीक है। So ये आपका लंदन आ गया, सही है। Here's Moscow,
एंड हियर इज, अब देखो जो हमें टाइम पता है, ठीक है, वो हमें अस्टाना का लोकल टाइम पता है, ठीक है, एंड द फ्लाइट लीव्स लंदन एट 12:25 एंड टेक्स 4 आवर्स टू रीच मॉस्को, ठीक है। अब देखो सो 12:25 से शी इज़ टेकिंग ऑफ फ्रॉम लंदन एंड इट टेक्स 4 आवर्स टू रीच मॉस्को। सो मॉस्को में जाने तक हम क्या करेंगे, हम 4 आवर्स इसमें ऐड कर देंगे। सो इफ आई ऐड 4 आवर्स टू 12:25, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, वैसे तो यू कैन डू इट मेंटली, यू डोंट हैव टू डू इट लाइक दिस। सो ये हो जाएगा आपका 25 and 16, so that means by the time she's in Moscow it's 16:25, okay। Now she has to wait 4.5 hours in Moscow, so that means कि जब वो मॉस्को पहुंचेगी तो फ़ौरन से वो she's not going to be headed towards Astana, she has to wait for 4.5 hours। अब 4.5 hours का मतलब 4 hours and 30 minutes। So if she's waiting 4 hours and 30 minutes in Moscow, so that means मॉस्को के हिसाब से या मॉस्को में होते हुए डिपार्चर टाइम जो होगा उसका क्या होगा, होगा 20:55, ठीक है। सो 20:55 पे शी इज़ गोना फ्लाई आउट फ्रॉम मॉस्को एंड देन शी अराइव्स इन अस्टाना एट 5:25 लोकल टाइम, ठीक है। अब प्लीज़ ये कभी मत करना कि आपने क्या किया, आपने इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। अगर आपने इन दोनों टाइम्स का डिफरेंस निकाल दिया ना तो फिर आपने बस समझे गिफ्ट कर दिया ये सवाल एग्जामिनर को, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ इन दोनों टाइम्स का हम डिफरेंस क्यों नहीं निकाल सकते, वाई कांट आई टेक द डिफरेंस बिटवीन 20:55 एंड 5:25, एक डिपार्चर टाइम है और एक अराइवल टाइम है, तो मैं क्यों इन दोनों का डिफरेंस नहीं निकाल सकता, वाई कैन आई नॉट टेक आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम्स, जल्दी से बताओ। नहीं, not because 24 hour. No, not because 24 hour. Yes, because of different time zones. ठीक है. Ariz, your answer is correct. Munaim, I hope I'm pronouncing your name correctly. Your answer is also correct. The reason why I can't just simply take out the difference because ये दोनों different times हैं. So before I can find out the difference, what I'll have to do is I'll have to make sure कि मैं दोनों time zone same कर दूँ. Okay? अच्छा, अब दोनों time zone same हम कैसे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम 20:55 है ना, 20:55 इज़ बेसिकली लंदन लोकल टाइम, ठीक है। अब सवाल ने क्या दिया, द टाइम इन अस्टाना इज़ 5 आवर्स अहेड, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसमें 5 आवर्स ऐड कर देता हूँ। सो इफ़ आई ऐड 5 आवर्स इन दिस तो हो जाएगा 25:55, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हो गई, 25:55 तो कोई टाइम होता नहीं है, ठीक है। 25:55 का मतलब अगला दिन शुरू हो गया। अब अगला दिन शुरू हुए हुए कितना टाइम हो गया, उसके लिए आप इसमें से 24 आवर्स लेस कर लो, तो ये 5 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने 525 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, अब आपने 525 में से सब्ट्रैक्ट करना है 01:55, ठीक है। अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका डिपार्चर टाइम आ गया और ये आपका अराइवल टाइम यहाँ पे है। अब इनको सब्ट्रैक्ट 60 मिनट्स गिव इट टू 25, ठीक है। सो दैट मीन्स अब ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:85 फॉर वेरी फ्यू मार्क्स। दिस हैपन्स इन पेपर 1। ओके, सॉरी अबाउट दैट, आई थिंक बीच में लैग हो गया था, बट खैर मैं दोबारा बताता हूँ। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को ना आपने बड़ा सिस्टमेटिकली करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बीच में चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, कहीं पे ऐड करने हैं, ऐड ही करना है, वैसे माइनस तो कहीं नहीं करना, माइनस एंड में करना है, लेकिन यू हैव टू डू इट वेरी सिस्टमेटिकली। सो बेसिकली हुआ ये कि उसकी फ़्लाइट थी, ओवरऑल जिसको ने जाना था वो जाना था फ्रॉम लंदन टू अस्टाना, ठीक है। और इन दोनों जगहों में जो टाइम जोन का फ़र्क है वो 5 आवर्स का है, मतलब अस्टाना जो है वो 5 आवर्स आगे है फ्रॉम लंदन, ठीक है। अब हाउ इज़ दिस गोना वर्क, लेट्स सी, शी इज़ गोना गो फ्रॉम लंदन टू मॉस्को एंड द फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू मॉस्को इज़ 4 आवर्स, ठीक है। सो 16:25 प्लस 4 आवर्स हमने किया तो 12:25 प्लस 4 आवर्स इज़ 16:25, ठीक है। अब मॉस्को में उसका स्टे है कितनी देर का, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स का, 4.5 आवर्स, विच मीन्स के 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। अब हमने क्या किया, 16:25 में 4 आवर्स 30 मिनट्स ऐड किया, सो दैट मीन्स मॉस्को से वो डिपार्ट करेगी एट 20:55। एंड रिमेंबर अभी तक हम किस टाइम जोन में हैं, अभी तक हम लंदन के ही टाइम जोन में हैं, एंड वो अस्टाना में लैंड करेगी 5:25, और 5:25 क्या है, वो वहाँ का टाइम है। तो अब हम जिस तरह से हमने कल भी एक सवाल किया था ना, एक मुंबई का टाइम था एक दुबई था, तो हमने क्या किया, हम दोनों का डिफरेंस नहीं ले सकते। डिफरेंस निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालने से पहले विल हैव टू मेक श्योर कि टाइम जोन सेम है। तो हमने क्या किया,
हमने 2055 में 5 आवर्स ऐड कर दिया, सही है, 5 आवर्स ऐड कर दिया तो 2555 हो गया। अब हम कहाँ चले गए, अब हम एस्टाना लोकल टाइम में चले गए। अच्छा 2555 इज़ नॉट अ लिजिट टाइम, दैट्स बिकॉज ये 24 आवर्स एक्सीड कर गया, तो हमने इसमें से 24 आवर्स लेस किया, सो दैट मीन्स 155 द नेक्स्ट डे। अब क्या करना रह गया, बस अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम माइनस करना है ताकि हमारे पास जर्नी टाइम आ जाए। तो जर्नी टाइम फाइनली आ गया 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। Can't hear you properly, Vanya. Is that true for all of you? Can you guys not hear me properly? देखो पेपर 2 में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वेक्टर्स हो गया, आपका नंबर सीक्वेंसेस हो गए, उसमें यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ आई मीन वील हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर वेरी फ्यू मार्क्स। पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो यू नो डोंट बी सरप्राइज्ड, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वर्किंग करनी है, 2 मार्क्स हैं, सो इट्स ओके, जस्ट कैरी ऑन, डू इट, ओके। Alright, here's question number 6. It says, by writing each number correct to one significant figure, estimate the value of 29.3 squared over 2.04 into 0.874. So fairly simple question, 30 squared upon 2, 0.874 क्या हो जाएगा, 0.874 is going to be 0.9. 30 squared is 900, 2 into 0.9 is going to be 1.8. Now let's convert both of them, multiply both of them by 10 ताकि 1.8 integer बन जाए। So now we're looking at 9000 upon 18. Simplify करते हैं इसको 9 से, 9 2s are, 9 1s are 9, 0 0 0, 1000 upon 2 is 500. There you go, pretty simple. ठीक है. Okay, question number 7. Now, questions like these, for questions like these, I don't follow that conventional method कि मैं वो करूँ, क्या कहते हैं, form an equation, find out the value of k, and then find out whatever value it is that we have to find. So I prefer to do it directly so that we can save some time. Okay, so it says here y is inversely proportional to the square of x. So let's write y here, let's write x squared here, and let's also write I dot p so that we know exactly how we have to multiply. Bilal, beta, please no spamming. Okay, had to do that. अच्छा, अब y is 24 and x is 2, ठीक है, but don't forget to square it because that's how they're related, inversely proportional to the square of x, ठीक है। चाहो तो स्क्वायर को हाईलाइट कर लो पहले से, इन्वर्सली को भी हाईलाइट कर लो, ठीक है। अच्छा, then it says find y when x is 8, ठीक है, so 8 को स्क्वायर करना ना भूलना, and the fact that they are inversely proportional, like I said, that means we're going to multiply head to head. So 24 into 4 squared is equals to y into 8 squared. Okay, now let's work this out. 24 into 16 is equals to y into 64. इसको simplify कर लो. 16 ones are 16, 16 fours are 64, 4 ones are 4, 4 6 are 24. So 6 is equals to y. Let's write this nicely. Y is equals to 6. There you go. Any confusion? I hope not. ये पोस्ट बिल्कुल करूँगा मैं, बिल्कुल आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैंने 2 को स्क्वायर भी कर दिया और यहाँ पे मैंने उसको 4 स्क्वायर भी लिख दिया। ओके, सो इसको 2 स्क्वायर करते हैं, ठहरो, लेट मी जस्ट फिक्स दिस रियल क्विक। ओके, प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करना एग्ज़ाम में। 24 into 4 is equals to y into 64. 4 ones are 4, 4 16s are, and wait a minute. Y is inversely proportional to the square of x, 24. शुरू से करते हैं. So given that y is equals to 2 when x is y is equals to 24 when x is equals to 2, so yeah, find y when x is equals to 8. Okay, so 24 into 2 squared is equals to, let's see, y into 8 squared, and चलो अगले स्टेप में इसको evaluate कर लेंगे. So 24 into 4 is equals to y into
64। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1s और 4 16s और y इज़ इक्वल्स टू 24/16। इसको 8 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 3s और एंड 8 2s और, सो 3/2 लिख लो या 1/5 लिख लो। ठीक है, 3/2 और 1/5। ठीक है, अच्छा, यस, okay. Now question number 8, let's see what question number 8 says. Question number 8 says the Venn diagram shows the sets A, B and C. List the elements of A union B. Okay, A union B का मतलब कि ये आपका सेट A है, ठीक है, ये आपका सेट B है। रिमेंबर आपने इन एलिमेंट्स की लिस्ट बना के देनी है। ठीक है, दो दिन में एग्ज़ाम्स हैं और आप लोगों की मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही। कर दिया A यूनियन B, P Q R S T and U. ओके, P Q R S T U, यस। अगर सवाल काउंट मांग रहा होता, ठीक है, हैड द क्वेश्चन आस्क्ड यू फॉर N A यूनियन B, तो आप क्या लिखते हैं? आप एक दफ़ा इसको लिस्ट करके काउंट करते, तो ये हो गया आपका 6, तो आप 6 लिखते हैं। ठीक है, P Q R S T U। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में भी यही फॉलो होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस ये फ़र्क है। ठीक है, वरना यू कैन यूज़ दिस मेथड। अच्छा, बी इसमें काम करो ज़रा, इसको स्टेप बाय स्टेप करो। पहले बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकालो, दैट मीन्स कि अब जो सेट ग्रीन से हाईलाइट हुआ हुआ ना, इसके बाहर बाहर के, तो इसमें आपके पास क्या आएगा? इसमें आपके पास आएगा P, इसमें आपके पास आएगा, नहीं Q नहीं आएगा, S आएगा, V आएगा और W आएगा। ठीक है, अब C के एलिमेंट्स निकालो। C में क्या आएगा? C में आएगा S T U V। ओके, अब देखो इनमें कॉमन क्या है? P कॉमन नहीं है, इनमें S कॉमन है, सही है, और इसमें आपका U कॉमन है, S P S, सर ये तो V है, मैं अपनी हैंड राइटिंग में कंफ्यूज हो गया, और इसमें आपका V कॉमन है। ठीक है, S कॉमन है एंड V कॉमन है, so there you go, that's your answer, S and V. Sir, probability में why did you multiply less 60 upon? That's because, okay, so that's because 11/60 इसकी probability और total 60 है। ठीक है, तो probability multiplied by total gives you the actual count. So yeah. Sir, can I skip vectors for paper 1? बेटा ये मैं obviously I'm not gonna tell you to skip or not skip, ठीक है, ये तो अगर आ गया तो फिर क्या, ठीक है, तो वेक्टर्स पे आई हैव अ होल प्लेलिस्ट, देख लो, कवर हो जाएगा वेक्टर्स। सही है सर, हाउ डू वी डिवाइड मैट्रिसेस? यू डोंट डिवाइड मैट्रिसेस, में सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे सिलेबस में है, फोकस ऑन दैट, नो नीड टू वरी अबाउट डिवीजन। ओके, राइट 0.000 and then 00521 in standard form. Let's see, 1 2 3 4 5 6 places आगे जाएगा, 5.21, and since आगे गया तो पावर क्या आएगी? पावर -6 आएगी। ठीक है, give your answer in standard form. Giving your answer in standard form, evaluate. So let's do 6 times 5, apples with apples, and then oranges with oranges, 10 to the power 7 plus -3. So 30 into 7 to the power of 4. अब ये standard form में नहीं है, please, I'm afraid a lot of students would just leave it here and say कि हमने multiply तो कर दिया, multiply भी करना है, लेकिन आपने अपना answer standard form में भी देना है। तो हो जाएगा 3 into 10 to the power 4 plus 1, which is 5. Yes. Okay. Question number 10. Congruent triangles. These two triangles are congruent. The lengths are in centimeters. Correct to the nearest 0.1 centimeter. So normally you'd read 0.1 centimeter and think that this is a limits of accuracy question, and then अचानक से फिर आपको पता चलता है कि ये आपका congruent triangle से related question है। सही है। Find P and Q. Okay. So let's do this systematically. 5.6 के ऑपोजिट अगर हम देखें तो 5.6 के ऑपोजिट हमारे पास क्या है? 5.6 के ऑपोजिट हमारे पास है Q. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी 5.6 जो है इसके ऑपोजिट हमारे पास Q ही बनेगा। ठीक है, अच्छा सर, व्हाट डू वी नीड टू स्कोर ऑन एवरेज फॉर गुड ग्रेड? सर, देयर इज़ अ लैग इन योर वीडियो।
ओके अब नहीं होगा होपफुली। अच्छा सो 5.6 के ऑपोजिट यू हैव क्यू। अब 5.6 के एडजेसेंट जो एंगल्स है ना वो एक 41 है, ठीक है, और दूसरा क्या है नहीं पता, लेकिन दूसरा हमें इस फिगर से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई एक एंगल हमारे पास यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 62 है, सो लाजमी सी बात है ये क्या होगा, ये आपका 41 होगा, ठीक है। सो नाउ दैट मीन्स 62 प्लस 41 प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 180। इससे हमारे पास क्यू की वैल्यू हाथ के हाथ आ जाएगी। 62 प्लस 41 इज़ 103, 103 प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 180। सो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 103, दैट मीन्स क्यू इज़ इक्वल्स टू आपका 77 डिग्रीज, ठीक है। Okay, is there still a lag? Yeah, is it fixed? Should be fixed by now. Okay, फिर सवाल आपसे कह रहा है कि फाइंड Q. Okay, अब Q कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। इनफैक्ट Q तो हमने निकाल लिया, P हम कैसे निकालेंगे, P इज़ बेसिकली द लेंथ दैट इज़ ऑपोजिट ऑफ 41। ओके, सो यू कैन सी हेयर कि ये 41 डिग्रीज़ है, 41 के ऑपोजिट जो लेंथ है वो 38 है, or 3.8 sorry, so that means P is also equal to 3.8. Okay, so that was that. Question number 11, let's do that, let's do question number 11. Question number 11 भी ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, और इसमें ट्रिकी आपको सिर्फ और सिर्फ जब लगेगा अगर आप ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे कि A और B कहना क्या चाह रहा है आपसे, कि A is not actually A is in fact X and B is not in fact B, B is in fact Y, और ये भी आपका ये भी जो इक्वेशन है ना, B इज़ ग्रेटर दैन 2A + 1, इसको हमें रीराइट करना पड़ेगा। कैन यू एक्सप्लेन नंबर 5 अगेन? ओके, विल कम बैक टू दैट, लेट्स डू 11 फर्स्ट, फिर हम 5 करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 says the diagram shows the line y equal to 2x + 1. The point P has coordinates a, b. अब देखो ये जो a, b आपको दे रहा है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स a, b, सो टेक्निकली ये क्या है, ये x और y है ना। So when the question says where both a and b are both positive integers, the value of a and b satisfy the inequality a is less than 2. तो ये जो a is less than 2 आपसे कह रहा है, a is less than 2, ये टेक्निकली आपसे क्या कह रहा है, टेक्निकली आपसे ये कह रहा है x is less than 2, ठीक है। This is what the question is trying to say over here, ठीक है। And when the question is saying b is less than 7 over here, when the question is saying b is less than 7, so technically वो आपसे क्या कह रहा है, टेक्निकली आपसे कह रहा है y is less than 7, right? मतलब आपका x कोऑर्डिनेट शुड बी लेस दैन 2, y कोऑर्डिनेट शुड बी लेस दैन 7, और दूसरी तरफ आपसे ये कह रहा है कि b शुड बी ग्रेटर दैन 2a + 1। इसमें भी इफ़ आई चेंज a and b in terms of x and y, so that means I'm looking at y is greater than 2x + 1, ठीक है। तो इसमें ये वाली जो रियलाइजेशन थी ना, यही असल थी। वंस यू रियलाइज दिस देन इट बिकम्स ईजियर। अच्छा, हाउ डज इट बिकम ईजियर, लेट्स सी। x इज़ लेस दैन 2, सो दैट मीन्स हम एक काम करते हैं, हम 2 पे एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी नो कि वट एवर पॉइंट दैट वी हैव, वी विल वट एवर पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन। y इज़ लेस दैन 7, तो हम y इक्वल्स टू 7 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, विच मीन्स दैट वट एवर पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड इज गोइंग टू बी बिलो दिस लाइन, एंड y इज़ ग्रेटर दैन 2x + 1। अब देखो हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो कि इस रीजन में आ रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, इसके नीचे और इस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। सो वी वांट अ पॉइंट विच इज़ इन दिस रीजन, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ए एंड बी बोथ शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नाउ लेट्स राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट आर इनसाइड दिस रीजन वन बाय वन। सो ये वाला पॉइंट होगा हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,6, ठीक है। एक पॉइंट ये होगा हमारे पास, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,5, और एक पॉइंट ये होगा हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,4। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कि मैं ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं ले सकता, 0,6, 0,5, 0,4, व्हाई कैन आई नॉट टेक दीज कोऑर्डिनेट्स, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? बेटा आप कोई भी टॉपिक स्किप कर सकते हो या नहीं स्किप कर सकते, ये मैं आई एम इन नो पोजीशन टू से दैट। सवाल आ गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट आस्क मी दीज क्वेश्चंस कि मैं ये टॉपिक स्किप कर दूँ या नहीं स्किप कर दूँ। आई मेड अ वीडियो जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो प्लान योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली।
हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन मैं बता चुका हूँ. Positive integers, yes. So the answer is, the reason why we can't take coordinates on the y-axis is because इनमें x 0 हो जाएगा. ठीक है. सर प्लीज़ फिर से ट्रेसिंग पेपर बारे में क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि सर जैन सेइंग डोंट ब्रिंग टू योर एग्ज़ाम. देखो मेरी बात सुनो. ट्रेसिंग पेपर हमेशा से कंट्रोवर्शियल इशू है. सो whoever saying don't bring it to the exam, उनकी भी बात में वज़न है, एंड whoever saying do bring it, उनकी बात में वज़न है. ठीक है. देयर इज़ नो ब्लैंकेट स्टेटमेंट. मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि येस एंड नो. सही है. अब द थिंग इज़, आप कोई सा भी रीसेंट ईयर्स का पास पेपर खोलो. ठीक है. लेट्स से आप मई जून 2020 का खोलो. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. दिस इज़ नॉट मी सेइंग, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर सेइंग दैट यू मे यूज़ ट्रेसिंग पेपर. अब अगर आप ट्रेसिंग पेपर लेके जाते हो, ठीक है, एंड लेट्स से वहाँ पे आपसे इन्विजिलेटर ये कहता है कि ये आप क्या लेकर आए, ये अलाउड नहीं है. सही है. तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो उनको कि भाई आप पेपर पे देखें, पेपर पे लिखा हुआ है कि ट्रेसिंग पेपर अलाउड है. ठीक है. सो यू हैव अ वेरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. सो आप उनको ये बोल सकते हो कि ट्रेसिंग पेपर अलाउड है, आप प्लीज़ क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे देख लें. ठीक है. एंड यू नो से इट इन अ वे सो दैट इट्स नॉट ऑफेंसिव, कि ये नहीं कि भाई मतलब इसमें कोई बदमाशी करने की आपको ज़रूरत नहीं है. यू ऑलरेडी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. सो जस्ट टेल देम कि इट सेज क्लियरली ऑन द क्वेश्चन पेपर दैट ट्रेसिंग पेपर इज़ अलाउड. ओके, दैट्स इट. फिर भी अगर वो आपको नहीं लेके जाने देते, इट्स वेल टू बैड. सो उसके लिए मैंने आपको कहा है कि डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन मेथड. whatever it is that you're doing with the help of a tracing paper, make sure you can do it without the tracing paper also. ठीक है. So I hope that clarifies everything. अच्छा, सिमेट्री की वीडियो मैंने प्रॉमिस की थी. यस, मैंने बना लिया सिमेट्री की वीडियो. इसके बाद मैं पोस्ट कर दूंगा. अच्छा, जो लोग पूछ रहे हैं कि ये ट्रेसिंग पेपर क्या है, वेल ट्रेसिंग पेपर क्या है ये तो होपफुली आपको पता होगा. लेकिन जो लोग ये पूछ रहे हैं कि ये ट्रेसिंग पेपर से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर से आप रोटेशनल सिमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हो. ट्रेसिंग पेपर से आप रोटेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो. सर विल यू मेक अ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो? यस, इंशाल्लाह आई विल मेक अ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो. ओके. इनवेरिएंट लाइन इज़ नो मोर. इनवेरिएंट लाइन शेयर और स्ट्रेच में होती थी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है. देयर इज़ नो सच थिंग एज इनवेरिएंट लाइन. सर इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट to solve the prime factorization past paper questions tomorrow. ठीक है, देखते हैं. So please answer my question. Zainab, what is your question? और मैंने बता दिया बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए आपको कि एंगल ऑफ रोटेशन किस तरह से निकालते हैं. लेकिन इनवेरिएंट लाइन इज़ नो मोर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ठीक है. सर बिग फैन, प्लीज़ नोटिस. ओके, कर लिया नोटिस बेटा. एनीथिंग एल्स? So now how many decimal places and significant figures do we have to leave our answers? 3 significant figures beta. 3 significant figures. Angle ho to please 1 decimal place. Everything else 3 significant figures. ठीक है. Okay, so 1 6 1 5 1 4. Okay. अच्छा, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 12. अब ये ज़रा थोड़ा ट्रिकी सवाल है, स्पेशली जो इसका पार्ट 2 है ना, ये ज़रा ट्रिकी है. इसमें अक्सर स्टूडेंट्स एक नंबर तो निकाल लेते हैं लेकिन एक नंबर नहीं निकाल पाते. ठीक है. सो अब ज़रा करते हैं इसको और देखते हैं ज़रा कैसे होगा ये. हाउ कैन वी मेक 2x+1 लाइन? 2x+1 तो लाइन बनी हुई है बेटा. सवाल देखो ना, सवाल कह रहे थे डायग्राम शोज लाइन y = 2x+1. सही है. साथ में आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ. व्हाई डू वी टेक हाई पावर्स इन LCM एंड लो पावर्स इन HCF? अभी बताता हूँ. ठीक है. इधर इस पेपर में एक क्वेश्चन आएगा. इनफैक्ट आ गया, ये लो 13 आ गया. ठीक है. Okay, write down the mode of the 5 numbers. Umar has a pack of number cards. He picks these 5 cards. Write down the mode. So mode हम देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहा है वो -2 आ रहा है. So mode तो आपका -2 होगा. ठीक है. एक मार्क तो हमारा सीधा ये आ गया. ठीक है. क्या ये? अच्छा, फिर it says he takes another card from the pack if the mean of the 6 numbers is -1. What did he pick? अच्छा, 5 कार्ड्स तो हमारे सामने है. अब छठा कार्ड कौन सा है हमें नहीं पता. ठीक है. लेकिन हमें ये पता है कि आफ्टर टेकिंग द 6th कार्ड द मीन बिकम्स -1. सही है. सो लेट्स सी. इनफैक्ट ये तो इसकी जगह नहीं है वर्किंग की, यहाँ पे करते हैं. -2 + -4. सीधा माइनस ही लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी. -2 + 4 + 1 + x डिवाइडेड बाय, अब ये कितने कार्ड्स हो गए? टोटल 6 कार्ड्स हो गए. और इन 6 कार्ड्स का मीन क्या है? इन 6 कार्ड्स का जो मीन है वो -1 है.
ठीक है. So minus 2 minus 4 minus 2 is going to be minus 8. Minus 8 plus 4 plus 1 plus x is equals to minus 6. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो. ठीक है, साइंस का प्लीज़ ज़रा एक्स्ट्रा ख्याल रखना. 4 plus 1 is 5. Minus 8 plus 5 plus x is equals to minus 6. तो ये हो गया आपका minus 3 plus x is equals to minus 6. तो x किसके बराबर हो जाएगा? x हो जाएगा minus 6 plus 3 के. That means x is equals to minus 3. ठीक है, so ये हमारे पास पहली वाली वैल्यू आ गई विच इज़ minus 3. ओके Zainab, what exactly is your question? Sir, what was average mark in October November 2021? बेटा मैंने थ्रेशोल्ड पोस्ट किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ वहाँ पे जाके देख लो. मैं इस तरह से मुझे याद थोड़ी है कि क्या एग्जैक्ट मार्क्स हैं. ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, नहीं ज़ीरो इज़ एन इंटीजर. ज़ीरो आपका न्यूट्रल इंटीजर है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. ठीक है सर. वेक्टर्स मैक्सिमम मार्क्स इन P1, आई डोंट नो मैक्सिमम मार्क्स वेक्टर्स में क्या मतलब. अगर आप ये पूछ रहे हो कि पेपर में कितने हो सकते हैं, तो पेपर में तो बेटा यूल फाइंड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. वेक्टर्स का आपका 4 मार्क्स से 2 मार्क का भी आपको सवाल मिलेगा, आपको 4 का भी मिलेगा, 6 का भी मिलेगा. तो ऑन एवरेज हाँ मैं कह सकता हूँ 4 मार्क्स. ठीक है, 4 to 5 मार्क्स. सर कैन यू ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन रोटेशन ऑल एंगल्स लाइक 90 डिग्री क्लॉकवाइज 180 लेकिन ट्रेसिंग पेपर के बगैर और वो सेंटर ऑफ रोटेशन कोई भी पॉइंट. तो मैंने रोटेशन की वीडियो मैंने डाली हुई है, जस्ट लुक अप रोटेशन. ठीक है, गो ऑन यूट्यूब, जस्ट लुक अप रोटेशन. तो उसमें यूल फाइंड मे बी लाइक सेकंड या थर्ड नंबर पे आपको वीडियो दिख जाएगी जिसमें मैंने रोटेशन सिखाई हुई है. एंड आई हैव टॉट इट विद अ वेरी ईजी वे. ठीक है, वो जो हम एक साइन यूज़ करते हैं ना, उसकी मदद से मैंने सिखाया और मैंने वो विजुलाइज भी किया है उसमें वीडियो में. ठीक है, विद एन इंस्ट्रूमेंट, जिससे आपको रोटेशन का कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो प्लीज़ सॉल्व नवंबर 2015 पेपर 11. ठीक है, देखते हैं बेटा, टाइम हमारे पास कम है. सही है, विल सी कि कल हमने पास पेपर करना है या कोई टॉपिक करना है. ठीक है, व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट, कल हम पास पेपर करें या टॉपिक करें? सर हाउ मेनी नंबर्स वी नीड फॉर एन ए ग्रेड? बेटा एज मनी एज पॉसिबल. कोई मैजिक नंबर नहीं है मेरे पास कि मैं आपसे कहूँ, एज मनी एज पॉसिबल. 70 प्लस की तो एम रखो. अच्छा, जो लोग टॉपिक कह रहे हैं वो प्लीज़ टॉपिक के साथ साथ नाम भी लिखें. टॉपिक मैं कोई सा भी टॉपिक करा दूँ तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे. मैं उठा के कोई सिंपल सा टॉपिक करा दूँ फिर. ऑल टॉपिक ऑफ रेड स्पॉट. सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो. Symmetry and vectors, transformation, past paper, mensuration. नहीं बेटा, मैं बिस्किट नहीं खा रहा, मैं कुछ और खा रहा हूँ. चलो मैं एक पोल डाल रहा हूँ, आप लोग ज़रा पोल में आंसर दो. ठीक है, पास्ट पेपर, वेक्टर्स और क्या, ट्रांसफॉर्मेशन और क्या है, नंबर सीक्वेंसेस हैं. और क्या है, आई डोंट थिंक और कुछ है. हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन. यस, well I can only add 4 options, right? अच्छा, so how do we do this? चलो पहले इसका तो जवाब दो. इसका जवाब दें. I'm gonna be back in 1 minute. okay? मैं ज़रा पानी लेकर आ रहा हूँ.
लेट मी सी द रिजल्ट्स. वैसे ये पोल ज़रा थोड़ा अनफेयर हो गया क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे डिवाइड हो गए, तो पास्ट पेपर और टॉप इसके साथ थोड़ा अनफेयर हो गया. खैर, बट सो फार ट्रांसफॉर्मेशन सीम्स टू बी ऑन टॉप. वेल, पास्ट पेपर इज़ ऑन टॉप अगेन. ओके. सर प्लीज़ एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल करा दें बिना ट्रेसिंग पेपर. बेटा मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस विदाउट द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग पेपर. ठीक है, तो जाके देखो ना, वो जाके देखो, क्लियर हो जाएगा. चलो एक काम करते हैं, कल लेट्स ट्राई एंड डू बोथ. ओके, लेट्स ट्राई एंड डू अ टॉपिक एज वेल एज अ पास्ट पेपर. ठीक है, ताकि विन विन हो जाए. सही है. ओके, अब ज़रा सवाल पे आ जाओ. ठीक है, इस पोल को एंड करते हैं. लेट्स गेट टू वर्क. Now, here's part 2. Now, part 2 says, if the difference between the highest and lowest of the 6 numbers is 12, what are the two possible numbers you could have picked? ठीक है, अब देखो. अब remember these are two different scenarios, okay? पहला वाला सिनारियो अलग था, ये एक अलग सिनारियो है. सही है. अब x क्या है नहीं पता हमें. सही है. Now the question says कि दो numbers हैं, difference between the highest and the lowest of the numbers is 12. अब देखो ज़रा existing numbers को देखो. existing numbers को देखते हुए हम देख सकते हैं कि हमारा 4 हाईएस्ट नंबर है और -4 जो है वो लोएस्ट नंबर है. इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो इनका डिफरेंस क्या होगा? इनका डिफरेंस हमारा 8 आएगा. सो दैट मीन्स कि इन दोनों में से तो कोई हाईएस्ट नंबर हो ही नहीं सकता. सही है. सो दैट मीन्स x को हम एक काम करते हैं, हम एक सिनारियो ऐसा बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि लेट x बी द हाईएस्ट नंबर. ठीक है, तो एक सिनारियो हमने ऐसा बनाया कि हमने x को मान लिया कि x इज़ द हाईएस्ट नंबर. सो इफ़ x बिकम्स द हाईएस्ट नंबर, सो लोएस्ट नंबर क्या होगा? लोएस्ट नंबर हमारा -4 हो जाएगा. ठीक है, दिस इज आवर लोएस्ट नंबर. इन दिस केस x हाईएस्ट हो गया, लोएस्ट -4 है, एंड दिस डिफरेंस इज व्हाट? दिस डिफरेंस इज 12. ओके, अब ये हो गया हमारा x + 4 इज इक्वल्स टू 12, विच मीन्स x इज इक्वल्स टू 8. सो अगर x हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, सिंस वी डोंट नो दैट, इफ x इज द हाईएस्ट नंबर, that means x is 8. Okay, अब just like that, just like how we don't know whether x is the highest number, we also don't know whether x is the lowest number. So एक सिनारियो ये भी तो हो सकता है कि भाई हमारा x जो है वो highest number नहीं है, in fact x is the lowest number. In that case highest number क्या हो जाएगा? In that case highest number हमारा 4 हो जाएगा. 4 will be the highest number. और अब जो है जब मैं हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर करूँगा, व्हेन आई डू 4 - x, तब भी 12 आ रहा है. ठीक है, सो 4 - 12 इज इक्वल्स टू x, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -8. देयर यू गो. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि एक अननोन नंबर है और हमें नहीं पता कि एग्जिस्टिंग नंबर्स में से हाईएस्ट कौन है और लोएस्ट कौन है, तो हमें 1 by 1 x को पहले हाईएस्ट नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, एंड देन in the next case we'll have to give x the responsibility of the lowest number. Okay, so that's how this is to be done. Okay, now अब आ जाओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 13 पे. पहला पार्ट बहुत आसान, पार्ट बी भी बहुत आसान है. हाँ, पार्ट सी ज़रा थोड़ा ट्रिकी है. सो 60 को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. वेरी सिंपल. स्टार्ट डिवाइडिंग 60 को पहले 2 से डिवाइड करो, सो 30 हो जाएगा. फिर 2 से डिवाइड करो, 15 हो जाएगा. फिर 3 से डिवाइड करो, 5 हो जाएगा. एंड देन फाइनली 5 से डिवाइड कर लो तो 1 आ जाएगा. सो दैट मीन्स 60 कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 3 × 5. सो 60 किसके बराबर हो गया? 2² × 3 × 5. ठीक है, अच्छा ये हो गया.
सर आपको मेरा सवाल याद ही होगा ना, आपका क्या सवाल था? आपका सवाल था यही ना, LCM HCF। ओके, नाउ अब part B says find the smallest possible integer m such that 60m is a square number. Okay, now अब देखो 60m is a square number, पहले ज़रा 60 को देखते हैं फिर m को देखते हैं, ठीक है? 60 into m should be what? Should be a square number. अब देखो इस सवाल को ना इसी तरह से करो, 60m is a square number means 2 square into 3 into 5, ये आपका 60 आ गया, ठीक है? दिस इज 60. अब m क्या है नहीं पता, ठीक है, बट what we do know is कि स्क्वायर होने के बाद what is this number going to look like as a product of its prime factors? well 2 को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 2 पे जो पावर है वो 2 ही रहेगी, ठीक है? 3 को क्या होना पड़ेगा? 3 को 3 स्क्वायर होना पड़ेगा, और 5 को क्या होना पड़ेगा? 5 को 5 स्क्वायर होना पड़ेगा, ठीक है? अब ये 3 को 3 स्क्वायर और 5 को 5 स्क्वायर कौन बनाएगा? दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ m. Okay, now it is m's responsibility to turn 3 into 3 square and 5 into 5 square. And why do we need to turn 3 into 3 square and 5 into 5 square to begin with? Well, the reason why we have to do that is because we need to make it a perfect square. Okay? अच्छा, अब देखो, so you have 2 square here and you have 2 square here. So इसको तो ignore ही कर दो. We don't need to change 2 square to anything. ठीक है? अब मुझे ये बताओ, 3 को 3 स्क्वायर के बराबर लाने के लिए m को किसके बराबर होना पड़ेगा? m को 3 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है? और 5 को 5 स्क्वायर बनाने के लिए m को किसके बराबर होना पड़ेगा? m को 5 के बराबर भी होना पड़ेगा. सो दैट मीन्स ओवरऑल m इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 3 into 5, विच मीन्स m इज़ इक्वल्स टू व्हाट? m इज़ इक्वल्स टू 15. ठीक है? सो देयर यू गो, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर. सर ज्योमेट्रिक्स की तरह बॉक्सेस बना लें, but I don't know exactly वो क्या method है, haven't seen it, but if that's the method that you're comfortable with, then stick to that method. ठीक है? Okay, part C. Part C says the lowest number that is a multiple of both 60 and the integer n is 180. Okay, अब देखो ज़रा, ये आपका ना थोड़ा टेक्निकल सवाल आ गया, ठीक है? 60 हमें पता है कि 60 कैसा है. 60 is basically, let's write it over here, 60 basically can be written as 2 squared into 3 into 5. n क्या है नहीं पता, ठीक है, बट व्हाट वी डू नो कि जब इनका LCM लिया गया तो LCM इनका 180 आया. अच्छा, अब ज़रा 180 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. 180 60 into 3 करके आता है ना, ठीक है? सो सिंस 180 60 into 3, सो आप सीधा पूरा दोबारा से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस 60 में एक 3 और ऐड कर दो तो वो 3 स्क्वायर बन जाएगा. सो दैट मीन्स द LCM इज़ बेसिकली 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. अब देखो, जब हम LCM निकाल रहे होते हैं तो LCM निकालते हुए हम क्या देखते हैं? हम हायर पावर्स देखते हैं, ठीक है? व्हाट डू वी लुक एट? वी लुक एट द हायर पावर्स. सही है? अब देखो, अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनको कंपेयर करते हुए वी कैन सी के इधर 2 स्क्वायर है और इधर भी 2 स्क्वायर है. सो दैट मीन्स n में हो सकता है 2 स्क्वायर हो सकता है 2 स्क्वायर ना हो, इट डजंट मैटर, ठीक है? सो वी कैन completely ignore that. So since we want the lowest possible number, so we're just gonna completely ignore 2 square. And just like that, 60 में भी 5 है और LCM में भी 5 है. So just like the question says that we have to find the lowest number, तो हम क्या करेंगे? हम 5 को भी इग्नोर कर देंगे. Now the comparison is between 3 into 3 square. अब 3 into 3 square में which one is greater? Obviously 3 square is greater. So what does that mean? That means n must be at least equal to what? At least equal to 3 square. Okay? So m must be at least equal to 3 square, which means the smallest possible value of n is 3 square, which means n is equals to what? n is equals to 9. Okay? Beta, please can you stop this spamming? I'd really appreciate that. Okay, why not 3? The reason why it can't be 3 is because देखो, जब भी हम दो नंबर्स का LCM निकाल रहे होते हैं, अब देखो साद, आई होप यू आर स्टिल देयर, मैंने LCM अभी मैं ऑफिशियली तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा. लेट्स से आपके पास दो नंबर्स हैं, एक 60 है, ठीक है? 60 है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ठीक है? एंड लेट्स से आपके पास एक और नंबर है, लेट्स से इट्स चलो एक काम करते हैं 180 कर लेते हैं,
ठीक है। 180 क्या है, 182 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 है, ठीक है। अब जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हैं, ठीक है, ये बल्कि एक काम करते हैं, लेट्स नॉट राइट एक्चुअल नंबर्स, हम इनको ए और बी करके देखते हैं। लेट्स से आपके पास ए है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 और आपके पास बी है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू लेट्स से 5, ठीक है। एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यू लुकिंग फॉर द एलसीएम। क्या ढूंढ रहे हैं आप, यू लुकिंग फॉर द एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, हम हायर पावर्स देखते हैं। व्हाट डू वी लुक फॉर, वी लुक फॉर द हायर पावर्स, ठीक है। अब देखो एक तरफ हमारे पास 2 है और एक तरफ हमारे पास 2 स्क्वायर है, सो दैट मीन्स अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में 2 स्क्वायर आएगा। एंड देन यू हैव 3 स्क्वायर्ड हियर एंड 3 क्यूब्ड हियर, सो इफ यू टेकिंग आउट द एलसीएम तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में हमारे पास 3 क्यूब्ड आएगा। अब क्योंकि 5 दोनों में है तो 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। द फैक्ट दैट यू हैव 5 इन बोथ, तो 5 तो इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर एलसीएम फॉर श्योर। लेकिन बाकी सारे नंबर्स में हम कंपेयर कैसे करेंगे, बाय लुकिंग एट द हायर पावर्स। जस्ट लाइक दैट अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे होते हैं दोनों नंबर्स का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोअर पावर्स देखते हैं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, 2 और 2 स्क्वायर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 3 स्क्वायर और 3 क्यूब में क्या कॉमन है, 3 स्क्वायर कॉमन है। और क्योंकि 5 दोनों में है तो 5 तो आएगा ही आएगा, सही है। अकॉर्डिंग टू यू, अच्छा आपका सवाल है हायर पावर्स और लोअर पावर्स क्यों लेते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, थिंक ऑफ इट दिस वे, लेट मी आंसर योर क्वेश्चन। थिंक ऑफ इट दिस वे कि आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आप इसमें कॉमन कैसे निकालोगे, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें कॉमन निकालो तो कैसे निकालोगे, हाउ एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोना टेक कॉमन, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज, कि क्या चीज़ कॉमन निकालोगे इसमें, इन दोनों में। एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब कॉमन निकालोगे, उसकी वजह क्या है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब कॉमन निकालने की वजह यह है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दोनों डिवाइड हो जाएंगे और वाई क्यूब से वाई क्यूब और वाई टू द पावर 4 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ वाई विल टेक एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कॉमन, सही है। और फिर हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 1 एंड एक्स वाई। सो इसी तरह से जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम हायर पावर्स इसलिए लेते हैं, लोअर पावर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि वो फिर दोनों को डिवाइड कर सकती हैं। और एलसीएम में हम क्या लेते हैं, एलसीएम में हम हायर पावर्स लेते हैं, ठीक है। यस राहिम, आई होप दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम, सही कह रहे हो आप, ठीक है। ओके मैं कोशिश करके ना एलसीएम एचसीएफ पे एक वीडियो बना दूंगा, कोशिश करके, ठीक है, इफ़ टाइम अलाउस। ओके क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ये होगा आपका आर्क्स की मदद से, ठीक है। ओके सर कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। बेटा मैं कोशिश करके ना इस पर मैं एक नंबर इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी ज़रा थोड़ा सा होल्ड कर लो, ठीक है। चलो मैं ये बता देता हूँ कि एलसीएम में हाई क्यों लेते हैं, ठीक है। मैं ये आपको बता देता हूँ, देखो इसको ना बेस्ट एक एग्जांपल से समझ लो, ठीक है। लेट्स से आपके पास 18 है, ठीक है, और लेट्स से आपके पास है 24, सही है। 18 को लिखो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 24 को लिखो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। सो दैट मीन्स 18 हो गया 2 इंटू 3 स्क्वायर और 24 हो गया 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। अच्छा ठहरो ज़रा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गोना स्विच माइक्रोफोन्स बिकॉज लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है। ओके तो अब अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा अब ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए होगा, अब आप एक काम ही करो, अब आप इसको ज़रा कन्वेंशनल तरीके से करके देखो, ठीक है, जो हम तरीका करते हैं ना, 2 से डिवाइड किया, 2 9s और 2 12s और, ठीक है, 3 से डिवाइड किया, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4, वापस 3 से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, ये 4 ही रहा, फिर 2 से डिवाइड किया, 1 एंड 2, फिर एंड में क्या करोगे, फिर एंड में दोबारा 2 से डिवाइड करोगे इसको, ठीक है। तो अब ज़रा देखो कि जो आपका आंसर आया है, जो आपका LCM आया है, वो ज़रा क्या आया। तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपका जो LCM आ रहा है, ठीक है, आपका LCM आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3, सही है, इंटू 2 इंटू 2। अब आप देखो ज़रा आपके LCM की क्या पावर्स बननी है, आपके LCM की पावर्स बननी है 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यही चीज़ हम बग़ैर ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि हम दोनों नंबर्स की पावर्स देखते, ठीक है, और दोनों नंबर्स की पावर्स देखते हुए हम हायर पावर्स लिखते थे, ठीक है। सो ये जो है ना, ये एक पैटर्न है बेसिकली। और अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊँ, इसकी लॉजिक ये है कि LCM जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो आपका या तो बराबर होता है या बड़ा होता है, ठीक है। मल्टीपल कभी छोटा नहीं हो सकता नंबर से, और मल्टीपल इज़ ऑलवेज इक्वल टू इट्स द नंबर और ग्रेटर दैन। इसी तरीके से HCF भी कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, इसी तरीके से आप HCF भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो लाइक आई सेड, आई विल ट्राई एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो इफ़ आई गेट द टाइम, ठीक है। ओके नाउ, अच्छा अब ये ट्रायंगल आप कैसे बनाओगे, ये ट्रायंगल आप बनाओगे विद द हेल्प ऑफ आर्क्स, ठीक है। आप ए पे अपना कंपास रखोगे, बी पे इनफैक्ट यहाँ पे रखोगे, 5 सेंटीमीटर खोलोगे, एक आर्क बना दोगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली समवेयर ओवर हियर। फिर आप सी पे अपना कंपास, और आर्क को प्लीज़ ज़रा थोड़ा एक्सटेंड भी करना, सी पे अपना कंपास खोलोगे, रखोगे, 6 सेंटीमीटर खोलोगे, आर्क बना दोगे, एंड देन ये आपको पॉइंट ए मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, डोंट वरी। सही, फिर आपने एंगल मेजर करना है, ठीक है। अब ये मैं इसको डिजिटली सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं आपको मेजर करके बता नहीं सकता, ठीक है, बट या ओके। 15 says find C when A is equals to 3 and B is equals to -4, ओके, वेरी सिंपल। 8 इंटू 3 24 हो जाएगा, -3 इंटू -4 आपका वैसे तो 12 होगा, सो 24 प्लस 12 इज़ 36, 36 का स्क्वायर रूट कर लो तो C 6 के बराबर आ गया, ठीक है। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक बी द सब्जेक्ट, वेल दोनों साइड्स को स्क्वायर करो तो C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8A माइनस 3B, ठीक है। 3B को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो जाएगा 8A माइनस C स्क्वायर्ड। अब B को सब्जेक्ट बना लो, 8A माइनस C स्क्वायर्ड अपॉन 3, सो व्हाट यू हैव 8A माइनस C स्क्वायर्ड अपॉन 3 एज योर फाइनल आंसर, ठीक है। फ्री के मार्क्स हैं ये। 2 to the power 0 इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 1 प्लस 8 इज़ 9, 1/9 to the power half का मतलब 1/1 का स्क्वायर रूट विच इज़ 1, 9 का स्क्वायर रूट विच इज़ 3। अब ये हो जाएगा आपका 1/4x स्क्वायर, द होल थिंग स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/16x टू द पावर 4। पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए फर्स्ट थिंग वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल, ओके। चलो अच्छा, एक स्प्रिंट में अच्छे खासे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा अब ये क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके पूछा भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज़ ये नोट करो कि ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन थी जो कि अब हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। दिस इज़ नो मोर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड विच इज़ व्हाई वी गोइंग टू स्किप पार्ट बी आल्सो। नहीं, सी वाले में प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट होता है, सो स्क्वायर रूट के बाहर क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर ही, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर कैटेगोरिकली प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, तो अगर स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ तो फिर हम पॉजिटिव आंसर ही देंगे। कुछ ना लिखने का मतलब होता है कि पॉजिटिव है, ठीक है। फैक्टराइज कम्प्लीटली, अब देखो जिस लाइक HCF, ये भी एक तरह से HCF से ही रिलेटेड है अगर देखा जाए तो। सो पी स्क्वायर क्यू, इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें पी स्क्वायर और पी को देखें तो पी कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में क्यू है तो क्यू तो कॉमन आ ही सकता है, तो ये हो जाएगा P-1, पी क्यू इंटू P-1। सर आपका क्या ग्रेड आया था, मेरा क्या ग्रेड आया था, वाई डू केयर, ये आया था वैसे मेरा, ठीक है। सो 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं, -20 के फैक्टर्स दैट गिव अस 1। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं भाई, खुदा के वास्ते मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस का हिस्सा है, इट्स ओनली शेयर और स्ट्रेच दैट इज़ नो मोर पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है। ये प्लीज़ कोई ना अपने दिमाग में बिठा ले कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ही सिलेबस में नहीं है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल है, ठीक है।
तो anyway, -5 into 4. So yeah. What app do I use? I use PDF Expert. Yeah. So इधर 5x कॉमन निकालो तो x plus 1 आ जाएगा, इसमें -4 कॉमन निकालो तो x plus 1 आ जाएगा. So what do you have now? You have 5x minus 4 into x plus 1, and there you go. That's your answer. Okay, अब इसको solve करना है. So that means 5x minus 4 is equals to 0 or x plus 1 is equals to 0, which means x is equals to 4 upon 5 or x is equals to minus 1. 4 upon 5 or minus 1. सर साहब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इंस्टा पर वो कब करेंगे? कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपने, ज़रा मुझे बताओ. व्हाट वाज योर क्वेश्चन? Okay, question number 19. Question number 19 says Lewis works in an office. There. For normal time, he is paid $8 per hour. For overtime, he is paid the same rate as normal, plus an extra 50%. Okay. So normal time का क्या रेट है उसका? $8 per hour. ठीक है. फिर अगर वो overtime करता है, so overtime में he is going to get $8 plus 50% of $8. ठीक है. बेटा ये फिज़िक्स का सवाल है, मुझे फिज़िक्स नहीं आती, प्लीज़ स्पैम करना बंद कर दें. ओके, एनीवे, सो ओवर टाइम का ज़रा रेट निकाल लेते हैं. ओवर टाइम हो जाएगा $8 प्लस हाफ ऑफ $8 विच इज़ $4. दैट मीन्स ओवर टाइम का जो उसका रेट है वो है $12. ठीक है. अच्छा, ना अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 1 month he works 140 hours normal time and 10 hours overtime. ओके, सो 140 आवर्स जो नॉर्मल टाइम है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 आवर्स जो ओवर टाइम है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज डिफरेंट रेट्स हैं. सही है. सो 140 into 8, हाउ मच इज़ दैट गोइंग टू बी? 80. 8 4s are 32. So 80 plus 32 is going to be 100 and कर लेते हैं 14 times 8. 8 4s are 32. 8 plus 3 is 11. 112. ठीक है, ऐसे ही है ना. 1120 plus 120. ठीक है. सो लेट्स वर्क दिस आउट. 1120 प्लस 120 हो जाएगा 1240. ठीक है. कल कितने बजे लाइव स्ट्रीम होगी? कल आई ऑनेस्टली हैवंट प्लान्ड एनीथिंग. कल अभी क्योंकि अभी बहस ही चल रही है कि क्या करना है, हमने पेपर करना है या टॉपिक करना है. सो विल सी अबाउट दैट. सही है. और टाइम भी कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी कर लूँ. सही है. So you said those who they have done their homework and left at home. I used to say in an online class that I have done the homework but it's in school. सही है बेटा. टीचर्स को तो आप लोग समझते बेवकूफ़ है ना, वो तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है जैसे. Okay, part B. Part B says Sarah invests $240 in an account that pays 3% per year simple interest. She leaves the money in the account for 5 years. Work out how much money Sarah has at the end of 5 years. Okay. सिंपल सा सवाल है. प्रिंसिपल अमाउंट 240 है, रेट 3 है, अमाउंट ऑफ ईयर्स 5 है, इंटू अपॉन 100 कर लो. ये 0 यहाँ से कैंसिल कर लो. 5 1s are, 5 2s are, 2 1s are, 2 12s are. 12 into 3 is 36. ठीक है. $36 उसको इंटरेस्ट मिला. 240 में 36 ऐड कर लो तो 6 7 and 2. So 276. ठीक है. प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछ रहा कि इंटरेस्ट कितना मिला. क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि उसके अकाउंट में पैसे कितने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, स्पेशली इसका जो ये वाला जो पार्ट है, पार्ट बी. मीडियन टाइम निकालना है. मीडियन टाइम देख लो. टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है. 200 का 50% निकालो. 200 का 50% जो है आपका वो 100 हो जाएगा. ठीक है. 100 पे जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लो. अब ये आ रहा है 26 और 28 के बीच में तो नहीं आ रहा. 26 पॉइंट. अच्छा, इसमें एक बॉक्स कितना होगा ज़रा ये देख लो.
इसमें आपका 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। 2 यूनिट स्प्लिट हुए में कितने बॉक्सेस में, 5 बॉक्सेस में। सो 2/5 कितना होता है, 2/5 आपका 0.4 होता है, ठीक है। सो 26.4 26.8, सो जो हमारा मीडियन आ रहा है वो आ रहा है 26.8। इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए पहले ज़रा अपर क्वार्टाइल निकालो। 200 का अपर क्वार्टाइल का मतलब आपका 150 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो 30 आ रही है, सही है ना। और लोअर क्वार्टाइल का मतलब 50, 25% ऑफ 200, सही है। इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली 25 आ रही है, सही है। सो मैं यहाँ पे ज़रा सर्कल कर देता हूँ, डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। ये 25 है और ये 30 है, ठीक है। सो डू 30 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। सो 5 मिनट्स आपका। इसमें प्लीज़ आपने ना देखो एक चीज़ ज़रा सब लोग सुन लें कि अगर हमने ग्राफ खुद बनाया हुआ होता ना, अगर हमने ग्राफ खुद बना के वैल्यू निकाली हुई होती तो उसमें हमारे पास एक रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल आंसर्स होती। लेकिन जब आपने ग्राफ खुद नहीं बनाया हुआ होता, जब क्वेश्चन ने ग्राफ बना के दिया हुआ होता है, तब मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम खोलूँ ज़रा एक सेकेंड, तो इसमें 27 के आगे, अच्छा ए पार्ट में मज़े की बात 27 लिखा हुआ है, ओके सही बात है, इट इज़ 27, सही है। हाँ सो देखो वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, मैंने खुद ही वो गड़बड़ कर दी कि जब आपको ग्राफ बना हुआ दिया हुआ होता है तब जो मार्जिन ऑफ एरर होता है ना, वो मार्जिन ऑफ एरर होता ही नहीं है, ठीक है। सो इसमें अगर आपका आंसर एग्जैक्ट 27 नहीं आया पर आपको मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आंसर के साथ एग्जामिनर ने एक चीज़ लिखी हुई होती है, वो होती है CAO। CAO का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या होता है CAO का मतलब? What does CAO mean? Cow? नहीं, it's not cow. It's CAO, not COW. CAO का मतलब होता है करेक्ट आंसर ओनली, ठीक है। सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव हियर इज़ कि यहाँ पे अगर आपका आंसर एग्जैक्टली जो एग्जामिनर ने दिया हुआ है अगर उसके बराबर आया तो ही मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर, Part B says it was found that the recording of the times was inaccurate. The correct times were all 1 minute more than recorded. Write down the median and interquartile range of the correct times. अच्छा अब देखो, so basically अब ये क्या हुआ, ये हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये एक्चुअली ऐसे नहीं बनना था। जो करेक्ट टाइम्स थे were all 1 more minute than recorded. So the correct times were actually 1 minute more than the recorded ones. अच्छा, इसका मतलब हमारा ग्राफ उसूलन कहाँ होना चाहिए, 1 यूनिट आगे को शिफ्ट होना चाहिए या 1 यूनिट पीछे को शिफ्ट होना चाहिए, ये ज़रा मुझे बताएं। इफ़ द क्वेश्चन सेज दैट द करेक्ट टाइम्स वर ऑल 1 मिनट मोर देन रिकॉर्डेड, ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो है वो कहाँ होना चाहिए, 1 यूनिट आगे को 1 यूनिट पीछे को, आगे को होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो ग्राफ है वो 1 यूनिट आगे को होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमने जो मीडियन निकाला है, हमारा मीडियन क्या आ रहा है, हमारा मीडियन 27 आ रहा है। दैट मीन्स कि असल जो मीडियन होगा वो 27 नहीं होगा, असल मीडियन होगा हमारा 27 + 1, ठीक है, विच मीन्स 28। अच्छा, अब इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंटरक्वार्टाइल रेंज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए? सोच के बताइएगा। वाई डज इट स्टे द सेम, ज़रा ये समझाएं मुझे। 6 नहीं होनी चाहिए आप लोगों के ख्याल में? ठीक है, आप लोग सब सही जवाब दे रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। यस, क्यों? क्योंकि इसमें ये होगा कि जब आपका अपर क्वार्टाइल होगा वो 31 होगा और जो आपका लोअर क्वार्टाइल होगा वो 26 होगा। सो अल्टीमेटली 31 - 26 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5, ठीक है। ओके, ऑलराइट, 21 पार्ट ए, वेरी सिंपल, एक्सप्रेस एज अ सिंगल मैट्रिक्स, सबको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 - 6 15, ठीक है। इसमें से माइनस करो क्या, इसमें से माइनस करो 4 0 -1 एंड 2, ठीक है।
So 3 minus 4 is minus 1. 9 minus 0 is 9. Minus 6 minus minus 1 is minus 5. And 15 minus 2 is 13. There you go. That's it. Part B, the determinant. So determinant जो है आपका वो होगा 3 into minus 1, so that's minus 3. ठीक है. Minus minus 2p, which according to the question is equals to 2. That means minus 3 plus 2p is equals to 2. 2p is equals to 5. p is equals to 5 upon 2 or 2.5. ठीक है. Okay. Part 2 says find A inverse. अच्छा, A inverse कैसे निकालेंगे? A inverse के लिए determinant हमारे पहले तो एक काम करते हैं, ज़रा matrix A लिख लेते हैं with the value that we've just found. 3 5 upon 2, चाहो तो decimal में लिख लो, makes no difference. अब 1 upon the determinant, which we don't need to find. The question has already found it for us. I mean the question has already told us about it. 3 और minus 1 की जगह बदल लो, minus 1 और 3, 2 और 5 upon minus 2 और 5 upon 2 का साइन चेंज कर लो. So minus 2 2 हो जाएगा, 5 upon 2 minus 5 upon 2 हो जाएगा. ठीक है. If you want you can leave it as it is, or if you want you can multiply by half by every other element inside. ठीक है. Okay, question number 22. Question number 22 में आपको स्केल दिया हुआ है. ये रेशियो का क्वेश्चन है. Let's see how exactly we're going to do this. The scale of a map is 1 is to 25,000. The scales can be written as 1 centimeter is to d kilometer. अब देखो इसमें जो 1 पहले वाला है ना उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये 1 सेंटीमीटर आपने इसको 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स ये भी ऑटोमेटिकली 25,000 सेंटीमीटर हो जाएगा. बट अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 25,000 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे इन किलोमीटर. कैसे? डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 100 करोगे तो मीटर हो जाएगा. ठीक है. फिर उसको 3 ज़ीरोज़ उसमें और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा. तो 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए. 25 डिवाइड बाय 100 इज़ 0.25. तो 1 सेंटीमीटर इज़ टू 0.25 किलोमीटर. ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 विलेजेस इज़ 8 किलोमीटर्स. तो ये ज़ाहिर है एक्चुअल डिस्टेंस हुआ हमारे मैप के मुताबिक. वट एवर इज़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 0.25 किलोमीटर्स. So if there's anything that is equal to 8 kilometers in real life, मैप पे वो कितना होगा x. So let's cross multiply. 0.25 की fractional value अगर आपको याद हो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. 0.25x is equals to 8 और इसकी fractional value होती है 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x is equals to 4 into 8 which means 32 सेंटीमीटर. ठीक है. देखो जब यूनिट के बगैर होता है ना, ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स को होता है होता है कि अब यूनिट नहीं लिखा हुआ तो क्या यूनिट है. जब यूनिट नहीं लिखा हुआ होता ना तो इट कुड बी एनी यूनिट बट दोनों साइड्स पे सेम होगा. सो फॉर एग्जांपल अगर 1 is to जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 is to 5 है, सो दैट मीन्स इफ़ इट्स 1 सेंटीमीटर देन इट्स 5 सेंटीमीटर एंड जस्ट लाइक दैट इफ़ इट्स 1 किलोमीटर इट्स 5 किलोमीटर. सो दैट मीन्स वट एवर इज़ 1 वो 1 is to 5 का मतलब क्या कि आप उसको 5 टाइम्स कर दोगे. जो भी 1 है आप उसको 5 टाइम्स कर दोगे. तो इफ़ इट्स 1 सेंटीमीटर इट्स गोना बी 5 सेंटीमीटर. इफ़ इट इज़ लेट्स से 1 किलोमीटर देन इट्स गोना बी 5 किलोमीटर्स इन रियल. ओके. Part C says the distance between the peaks of two mountains on the map is 7.6 millimeter. अब यहाँ पे एक कैच है, 7.6 को 7.6 नहीं लेना, इसको 76 मिलीमीटर को 76 नहीं लेना, इसको 7.6 कन्वर्ट करके सेंटीमीटर्स में फिर लेना. ठीक है. सो 1 सेंटीमीटर इज़ टू 0.25 किलोमीटर्स. ठीक है. 7.6 सेंटीमीटर्स इज़ टू x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको 0.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. सो 7.6 डिवाइड बाई 4. लेट्स वर्क दिस आउट. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 3 बचा, पॉइंट लगाओ, 4 9s are 36, so 1.9 किलोमीटर. There you go. Yes. फिर तो it could have been 25,000 kilometers. Yes. अगर वो बोलता 1 किलोमीटर तो फिर वो 25,000 किलोमीटर हो जाता. ठीक है. Sir, how can you write with both hands? I honestly don't know how, but I don't know, just can. Okay. Anyway. Okay, now again very simple question. इसको अगर आपने स्मार्टली सॉल्व करना है तो आप एक काम ये करें, आप तीनों साइड्स पे 5 ऐड करें तो -4 + 5 1 हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा और 7 + 5 आपका 12 हो जाएगा. ठीक है.
अब फिर आप क्या करें, आप तीनों साइड्स को डिवाइड बाय 2 करते हैं, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 0.5 या 1/2 ही छोड़ दो, आपकी मर्ज़ी है, और 12/2 6 हो गया. सो x 1/2, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 लेस देन 6. सिंपल. ओके. पार्ट बी, वाई एट 5. देखो हमने x को आइसोलेट करना है ना, x को आइसोलेट करने का तरीका ये है कि एवरीथिंग एल्स यू नीड टू गेट रिड ऑफ. सो आई नीड टू गेट रिड ऑफ -5. सो व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ -5? एडिंग 5 ऑन ऑल 3 साइड्स एंड देन why did I divide by 2 so that I can divide everything by 2. ठीक है सर, आपका पेट्रियन एक्सक्लूसिव कंटेंट का इरादा है, यू कैन एड्रेस इंडिविजुअल कंसर्न्स. आई हैव थॉट अबाउट पेट्रियन, लेकिन आई थिंक पेट्रियन डजंट वर्क इन पाकिस्तान, डज इट? और डज इट नाउ? खैर एनीवे, ये बाद में बात करेंगे. व्हेन आई डू समथिंग अबाउट पेट्रियन मे बी आई विल टेक हेल्प फ्रॉम यू गाइस थ्रू इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आई डोंट नो, जो भी. खैर पार्ट बी में हमने इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है. अब ये इक्वेशन तो बड़ी आसान है, आपको सीधा सीधा दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है. सो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 3, 8x - 4y इज इक्वल्स टू 13 × 4. सो 4 × 13 हो जाएगा आपका 40 एंड 12 दैट्स 52. दोनों को ऐड करो तो 11x ये एलिमिनेट हो गया, इक्वल्स टू 55. x इज इक्वल्स टू 5 आ गया. लेट्स यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन, 2x - y, सॉरी द सेकंड इक्वेशन, 2x - y इज इक्वल्स टू 13. x की जगह 5 रखा, माइनस y इक्वल्स टू 13. सो 10 - 13 इज इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू -3. सो -3 आ गया और x 5 आ गया. Is 6 to 8 minutes to draw a graph good enough or too long? Depends on the graph bit. अगर आप ग्राफ से फंक्शन की बात कर रहे हो तो 6 to 8 minutes तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. ओके. ख़त्म हो रहा है बस पेपर. ये आपका ज़रा एक मुश्किल सवाल हैं, एंड के 3 ज़रा आपके तीनों मुश्किल सवाल हैं, तो बस ख़त्म हो रहा है. एंड दैट्स इट, वी कैन लीव. ओके. 24 says volume of a cone is given 1/3 pi r square h and you're given the curved surface area. अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज आपके गिवन होते हैं, वो आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. वो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है. मे बी I'll मेक अ पोस्ट ऑफ इट ऑन माई इंस्टाग्राम, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से फॉर्मूलाज आपको मेमोराइज़ नहीं करने. सही है. द सॉलिड इज़ फॉर्म्ड बाय फ्रॉम अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r fixed to a volume of cone radius r in its centimeter. The volume of the hemisphere is 1/3 the volume of the solid. Okay, now अब ये ज़रा थोड़ा ना टेक्निकल सवाल है. The volume of the hemisphere is 1/3 the volume of the solid. तो ये आपका हेमिस्फीयर आ गया. ठीक है. और ये आपका पूरा सॉलिड आ गया. अब इसमें अगर आप शुरू में मेहनत कर लेंगे ना तो आसान हो जाएगा. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. ऐसा ही है ना. अच्छा, अब ज़रा सॉलिड को एक्सपैंड करके देखते हैं कि सॉलिड में है क्या. ठीक है. सो सॉलिड में हमारे पास क्या है, सॉलिड में हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है. ऐसे ही ना. पूरा सॉलिड को अगर हम देखें तो हमारे पास एक हेमिस्फीयर है और कोन है. अच्छा, ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 3 टाइम्स द हेमिस्फीयर इज़ इक्वल्स टू द हेमिस्फीयर प्लस द कोन. ठीक है. अब अगर हम हेमिस्फीयर को सब्जेक्ट बना लें तो देखो यहाँ अगर हम हेमिस्फीयर को साइड पे ले जाएं, सो नोटिस व्हाट हैपेंस. 2 टाइम्स द हेमिस्फीयर इज़ बेसिकली इक्वल टू व्हाट, इज़ बेसिकली इक्वल टू कोन. अब अगर हमने ये मेहनत कर ली तो अब आगे आसान हो जाएगा. वो कैसे? 2 × अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होगी 2/3 पाई r क्यूब्ड. और कोन की क्या वॉल्यूम होगी, कोन की वॉल्यूम होगी 1/3 × पाई × r² h. ठीक है. नाउ नोटिस व्हाट हैपेंस इज़ कि आपका सबसे पहले तो पाई और पाई कैंसिल कर दो, (3) और (3) कैंसिल कर दो, r² पूरा और r³ का क्यूब गायब कर दो. सो नाउ व्हाट यू लुकिंग एट इज़, यू लुकिंग एट 4r is equals to h, so h is equals to 4r. That's it, that's your answer. Linear kinematics, ये कौन सा टॉपिक है बेटा, और ये कहाँ से आ गया? अच्छा, I'll repeat. So basically volume of the hemisphere, according to the question, the volume of the hemisphere is 1/3 the volume of the solid. So hemisphere is equals to 1/3 solid. Solid में देखो क्या है, solid में hemisphere भी और cone भी है. ठीक है. So that means solid is equals to hemisphere plus the cone, right? Multiply किया. So now we know that 3 times the volume of the hemisphere is equals to hemisphere plus cone. And then let's take hemisphere over to the other side. So now we have 2 times hs is equals to cone. अब आपने क्या करना है, हेमिस्फीयर की जगह हेमिस्फीयर की वॉल्यूम रखनी है, कोन की जगह कोन की वॉल्यूम, सिंप्लीफिकेशन करना है, एंड दैट्स इट.
Okay, the slant height of the cone can be written as r root k. Okay, now that we know h किसके बराबर है, h 4r के बराबर है. slant height के लिए हम Pythagoras theorem लगाते हैं. So L squared is equals to 4r squared, 4r whole squared plus r squared. So 16r squared plus r squared is equals to L squared. L squared is equals to 17r squared. अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा लो. ठीक है, तो स्लांट हाइट किसके बराबर आ गई? स्लांट हाइट रूट 17 का हम कुछ नहीं कर सकते, वो रूट 17 ही रहेगा. आर स्क्वायर को स्क्वायर रूट करोगे तो वो आर हो जाएगा. सो दैट मीन्स ये बन गया आर रूट 17 के. तो के की वैल्यू किसके बराबर आ गई? के की वैल्यू आ गई 17 के बराबर. ठीक है, ओके. फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड पाई फॉर द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सॉलिड. अच्छा, अब देखो ज़रा, ये कॉम्पोजिट सॉलिड है. कॉम्पोजिट सॉलिड हम किसको कहते हैं? कॉम्पोजिट सॉलिड हम इसको कहते हैं व्हेन यू गेट अ सॉलिड विच इज़ फॉर्म्ड बाय मल्टीपल सॉलिड्स. ठीक है, कॉम्पोजिट सॉलिड्स का सरफेस एरिया निकालने का तरीका क्या है? कॉम्पोजिट सॉलिड्स का सरफेस एरिया निकालने का एक तरीका याद रखो. इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग दिस ऑब्जेक्ट इन योर हैंड. ठीक है, इमेजिन कि ये एक आइसक्रीम बन रही है ना. या इमेजिन दिस इज एन दिस एज अ रियल ऑब्जेक्ट. ओके, इफ़ यू वर टू होल्ड दिस ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, then how many surfaces would you be able to touch? Well, you would be able to touch this surface, which by the way is the curved surface area of the cone. ठीक है, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ is the curved surface area of the cone, the curved surface area of the cone. ठीक है, and the surface that I am now highlighting in blue. ठीक है, and this is basically what? This is the hemisphere. ठीक है, हेमिस्फीयर का एरिया. सही है, ओके. ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन हम कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज बेसिकली पाई आर एल. ठीक है, सो पाई है हमारे पास, आर है, और लेंथ हमने अभी स्लांट हाइट हमने क्या निकाली? हमने निकाली आर रूट 17. ठीक है, प्लस द एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये तो सीधा सीधा आपका आर की टर्म्स में ही आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर. Now let's write this nicely. Let me switch to a neutral color. तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर रूट 17 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आपने इसको जिस तरह से लिखना है लिख लें. आप इसको रूट 17 पाई आर स्क्वायर कर लो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट्स अप टू यू. ठीक है, बट दिस इज़ हाउ यू डू इट. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? L2 is equals to H2 plus R2. In which school do I teach? I teach at Nixer, beta. How to do maths in one day? बेटा इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है. ओके, रिपीट. अच्छा, रिपीट क्विकली. देखो, किसी भी इस तरह का ऑब्जेक्ट हो जिसमें मल्टीपल सॉलिड जुड़े हुए हो ना, ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना होता है? इस तरह आपने इसका, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहा जाए, सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ टू फर्स्ट इमेजिन दैट यू आर एक्चुअली होल्डिंग द ऑब्जेक्ट इन योर हैंड. नाउ इफ़ यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, हाउ मेनी सर्फेसेज आर यू गोइंग टू बी एबल टू टच? वेल, द आंसर टू दैट इज़ 2 सर्फेसेज. वो कैसे? एक आपका ऊपर जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और नीचे जो आपका स्फीयर है. सो दीज आर द 2 सर्फेसेज दैट यू विल बी एबल टू टच. तो आपने क्या करना है? आपने दोनों के एरियाज़ निकालने हैं और उनको सम कर देना है. When did you give your O levels? I gave my O levels in 2010. सर आपके पास एक लड़का है, मेरे पास एक लड़का है, इसका क्या मतलब भाई? You mean मेरा स्टूडेंट है? Is that what you mean? अब्बास आरिफ को पढ़ाते हैं. आई डू टीच एन अब्बास. उसका पूरा नाम क्या है मुझे नहीं पता, सॉरी अबाउट दैट. डू वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूलाज? भाई देखो, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दिया हुआ होगा, आपको वॉल्यूम ऑफ अ कोन दी हुई होगी. ये जो फॉर्मूलाज है ना यहाँ पे, बस आपको ये वाले फॉर्मूलाज दिए हुए होंगे. आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर फॉर्मूला. ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ फॉर्मूला शीट इंस्टाग्राम पे. ठीक है, देख लेना उसको. Alright, here's question number 25, which I believe is the last, नहीं, second last question. ठीक है, second last question है. बस ये करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड करते हैं.
विच स्कूल डू यू टीच? बेटा मैंने अभी बताया, आई टीच एट मिक्सर. Okay, here's question number 25. Let's quickly get this done and over with. A B के लिए हम जाएंगे A से O, फिर O से B. So A से O होगा हमारा A, O से B होगा हमारा B. So now we have A plus B. ठीक है. अच्छा, उसूलन मुझे क्या करना चाहिए था? उसूलन मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे पहले से ना ये सब पढ़ लेना चाहिए था. In the diagram, A is the midpoint of OC, so that immediately tells me कि A भी A के बराबर होगा. B is the point on OD, where OB is equals to 1/3 of OD. Okay. So OB हमें पता है B के बराबर है. ठीक है, इसकी मदद से मैं ओ डी इमीडिएटली निकाल सकता हूँ. ओ डी बराबर हो जाएगा 3b के. सो अगर पूरा ओ डी आपका 3b के बराबर है, दैट मीन्स, और इसमें से ओ बी बी के बराबर है, तो ये आपका 2b के बराबर होगा. ठीक है, सॉरी माइनस ए प्लस बी. हाँ, माइनस ए प्लस बी. ठीक है, सॉरी. अच्छा, फिर आ रहा है हमारा सी डी. सी डी कैसे निकालेंगे? सी डी के लिए हम जाएंगे सी से ओ. सो सी से ओ इज़ गोइंग टू बी -2a. And then O से D, so that's 3b. So there you go, -2a plus 3b. Okay. E is the point on CD where CE is to ED are in the ratio 1:2. अच्छा, E that means C के ज़्यादा करीब होगा तभी 1:2 का रेशो बनेगा. ये आपका E हो गया. अच्छा, express BE as simply as possible in terms of A and or B. अच्छा, अब BE निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जाना, अच्छा पहले तो एक काम करते हैं, पहले तो ज़रा सी ई देख लेते हैं किसके बराबर है. अब देखो, सी ई इज़ 1 पार्ट्स एंड ई डी इज़ 2 पार्ट्स. सो दैट मीन्स ये टोटल कितने पार्ट्स हो गया? ये टोटल 3 पार्ट्स हो गया. सही है. सो सी ई जो है इन इट सेल्फ इज़ बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल. 1/3 ऑफ द टोटल का मतलब 1/3 ऑफ द इंटायर वेक्टर विच इज़ सी डी. ठीक है, ये प्लीज़ ज़रा गौर से सुनो कि the question over here says that CE and ED are in the ratio 1:2. That means total 3 parts है. So CE के बारे में अगर हम देखें, if you write C as a fraction of the total, so CE is 1/3 of CD. ठीक है. अब CD हम निकाल चुके हैं, luckily question ने हमसे निकलवा लिया. So CE किसके बराबर हो गया? 1/3 of -2a plus 3b. ठीक है. अब ये आपने संभाल के रखना है. इसको क्यों संभाल के रखना है अभी बताता हूँ. इसको ज़रा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें बी ई चाहिए ना. अब बी ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम जाएंगे बी से सी और फिर सी से ई. अब बी टू सी वेक्टर क्या है? हम निकाल सकते हैं. बी टू सी होगा आपका -b + 2a, -b + 2a. एंड देन सी ई किसके बराबर है? 1/3 ऑफ -2a + 3b. अब देखो, ये वैसे तो 2 मार्क्स का है, लेकिन वर्किंग इसकी कितनी ज़्यादा है. सो वेक्टर्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि 2 मार्क्स के होते हैं, लेकिन वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है. -b + 2a -2/3a + 3/3 करोगे तो सीधा सीधा b हो जाएगा. सही है. सो -b + b कैंसिल हो गया. ठीक है. 3 × 2 is 6, 6 - 2 is 4. इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो 4/3 आ गया. ठीक है. अच्छा, इसको ब्रैकेट्स में क्यों लिखा? इसको ब्रैकेट्स में क्योंकि 1/3 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1/3 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से इसको ब्रैकेट में लिखा. सही है. अब व्हाट टाइप ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलैटरल इज़ ए बी ई सी. अब सवाल है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो है, क्वेश्चन ना आपसे है, लेकिन वो इससे पीछे ये क्वेश्चन करने से पहले की जो वर्किंग रिक्वायर्ड है ना, सवाल आपसे वो ऑलरेडी करवा चुका है. ठीक है. सो in a way it has done you a favor by asking you this question. अब A B E C को ज़रा अगर हम गौर से देखें तो ये B आ गया, ये E आ गया, ये C आ गया. अब मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, लेकिन ये देखो कि इसकी जो ये 2 साइड्स हैं ये पैरेलल हैं. क्यों? क्योंकि एक A है तो एक 4/3 ऑफ A है. दोनों जो हैं आपकी वो A की टर्म्स में है. सो इफ़ बोथ ऑफ देम आर इन टर्म्स ऑफ A, तो वेक्टर्स में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो वो कोलिनियर है, कोलिनियर तो ये क्लियरली नहीं है. ठीक है. लेकिन अगर कोलिनियर नहीं है, दैट मीन्स दे आर पैरेलल. सो बिकॉज AC इज इक्वल्स टू A एंड BE इज okay, sorry about that. Hopefully we're back now. Yes. Okay, yeah. So if you have one pair of parallel sides, so that means what shape are we talking about? We're talking about trapezium. ठीक है.
PTCL jealous हो गया सर की स्किल से? नहीं, PTCL नहीं है, I have transferred. Okay, no, it's not a kite, it's a trapezium guys, it's not a kite, it's a trapezium. ठीक है, अच्छा, now final question. ठीक है, let's do this and that's it. The first four terms of a sequence are S, 89, 83, 77, 71. Find an expression Sn, the nth term of this sequence. Okay, इसकी nth term हम कैसे निकालेंगे? अब देखो हम consistently क्या कर रहे हैं? हम consistently 6 माइनस कर रहे हैं. अब consistently 6 माइनस करने का क्या मतलब है कि कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो क्या है, वो -6 है. और फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 89 है. सही है. सो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d. ठीक है, सो Tn इज इक्वल्स टू 89 प्लस n-1 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस विच इज़ -6. सो Tn इज इक्वल्स टू 89 -6n प्लस 6 तो हो जाएगा आपका 95 -6n. वैसे नंबर सीक्वेंसेस जो लोग कह रहे थे, आई वुड पर्सनली प्रेफर कि अगर कल हम टॉपिक कर ही रहे हैं तो कल हम वो कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन कर लें. ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि नंबर सीक्वेंसेस की ऑलरेडी मेरे पास डिटेल्ड वीडियोज़ हैं. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिर हम क्लास कर लेंगे. ठीक है, खैर ये एक सजेशन थी, अब बाकी आप लोग देख लें. It says find the smallest value of n for which Sn is less than 0. So अब आप एक काम ये करें, आप करें 95 minus 6n less than 0. 95 is less than 6n which means 6n is greater than 95. मैंने साइन नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया. सो n is going to be greater than 95 upon 6. अब 95 upon 6 अगर आप evaluate करें तो 6 1s are 6, 6 1s are 6, 3 इधर जाएगा, 6 5s are 30. अब ये 15 पॉइंट समथिंग होगा, 15.7 हो, 15.8 हो, डजेंट मैटर. लेकिन मुझे बताओ व्हाट इज़ द इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन 15 पॉइंट समथिंग गोइंग टू बी? ये 15.7 वैसे मैंने ऐसे अंदाजे से लिखा है. हाँ, ये मत समझना कि मुझे मेरी मेंटल मैथ्स कोई बहुत ही आला है. ठीक है, मैंने बस ऐसे ही अंदाजे से लिखा है. अब इफ़ इट्स डजेंट मैटर, इवन इफ इट वॉज 15.1, द आंसर हमारे फाइनल आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ एन इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन 15 पॉइंट समथिंग. तो अब मुझे बताओ उसका क्या आंसर होगा? यस, इसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा? इसका आंसर सीधा सीधा 16 होगा. ठीक है, कल की क्लास का मैंने कोई टाइम डिसाइड नहीं किया, मैं प्रॉब्ली इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा. ठीक है, आई हैवंट डिसाइडेड येट. I'll let you guys know as soon as I can. Okay. अच्छा, अब देखो, अब ये ज़रा एक इंटरेस्टिंग सवाल है. It says the nth term of a different sequence Tn is equal to n square minus 4n. Find and simplify an expression for Tn plus 1 minus Tn. अब देखो, nth term क्या है वो तो हमें पता है, n square minus 4n. लेकिन अगर हमें n plus 1 वाली टर्म चाहिए तो अब हम क्या करेंगे? अब हम n की जगह n plus 1 रख देंगे. n plus 1 squared minus 4 n plus 1. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 20th टर्म चाहिए होती है तो हम n की जगह 20 रख देते हैं. अगर हमें 30th टर्म चाहिए होती है तो हम n की जगह 30 रख देते हैं. लेकिन इफ़ यू वांट द n plus 1th टर्म तो आपने क्या करना है? आपने n की जगह n plus 1 रख देना. तो हो जाएगा n square plus 2n plus 1 minus 4n minus 4. तो ये हो गया हमारा Tn plus 1 is equals to n square minus 2n and 1 minus 4 minus 3. So Tn plus 1 minus Tn अब क्या हो जाएगा? n square minus 2n minus 3 में से माइनस कर लो क्या? n square minus 4n. So let's see what we get. प्लीज़ ब्रैकेट लगाना ना भूलना, वरना फिर वो अजीब फजूल में एक साइन एरर हो जाएगा जिसकी वजह से मार्क्स कट जाएंगे. तो n square और n square कैंसिल हो गया, minus 2n plus 4n जो है वो 2n हो गया, and then minus 3. So 2n minus 3 is your answer. ठीक है, okay. The difference between TP plus 1 and TP is 75. अब इसका मतलब ये नहीं कि अब हम ये सारी ख्वारी दोबारा करें. ठीक है, we've already figured out the difference between Tn plus 1 and Tn. we know कि ये बराबर है किसके? 2n minus 3 के. तो अगर सवाल ने n की जगह p रख दिया तो प्लीज़ दोबारा आपको ये सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. आपने सीधा सीधा क्या करना है? आपने इसको 2p minus 3 कर देना है. And this as per the question is equals to 75, which means 2p is equals to 75 plus 3, which is going to be equal to what? It's going to be equal to 78. और p के बराबर हो जाएगा 78 upon 2. 2 1s are, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 1 carry, 3 2 9s are 18, sorry, so 39. 39 is your answer. That's it.
नंबर 5, अच्छा नंबर 5 आप बहुत देर से पूछ रहे हो। नंबर 5 मैं फटाफट ज़रा करा देता हूँ। देखो नंबर 5 में हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें टाइम जोन्स डिफरेंट हैं, ठीक है। मैं आपको इसका क्विक रिकैप देता हूँ। सो फ्लाइट चली कहाँ से, लंदन से 12:25 पे, 4 घंटे में पहुँच गई मॉस्को, ठीक है। 16:25 हो रहे हैं, 16:25 में 4:30 ऐड किया क्योंकि 4 आवर्स 30 मिनट्स मॉस्को में रुकना था। सो 20:55 हो गए। अब 20:55 इज़ अ डिपार्चर टाइम, लंदन लोकल टाइम, एंड अराइवल टाइम इज़ 5:25 अस्टाना लोकल टाइम, ठीक है। अब आप इनका टाइम डिफरेंस निकालने से पहले दोनों को एक टाइम जोन्स में ले आओ। दोनों को एक टाइम जोन्स में कैसे लेंगे, या तो लंदन वाले टाइम में 5 आवर्स ऐड कर दो या अस्टाना वाले टाइम में 5 आवर्स कम कर दो, ठीक है। तो हमने लंदन वाले टाइम में 5 आवर्स ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 25:55 आया। अब दिस डजंट मेक सेंस, 24 से ऊपर जा चुका है, दैट मीन्स अगला दिन स्टार्ट हो चुका है। अगला दिन स्टार्ट हुए कितना टाइम हुआ है, 24 आवर्स माइनस कर दिया तो 155 आ गया। अब 155 इज़ डिपार्चर टाइम, 5:25 इज़ अराइवल टाइम, दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। टाइम की मेरे पास एक वीडियो है, किस तरह से उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वो देख लेना, उससे आपका कवर हो जाएगा। एनी टिप्स फॉर लास्ट डे, लाइक लास्ट डे हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर मैथ्स, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बिंज मौलाना तारिक जमील प्लेलिस्ट, yeah, that's not a bad idea. It's not a bad idea. So please notify on YouTube as well, as I'm not on Instagram. Yes, I will notify on YouTube also, don't worry. Today is your birthday, well, happy birthday Ashia, if that's how you pronounce your name. So 3 significant figures क्या होते हैं, देखो 3 significant figures वाली फिक्र अभी नहीं करो, वो पेपर 2 में आएगा, ठीक है। तो उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। What do you think about the difficulty level of your exam this year? Well, prepare for the worst. I'm not saying पेपर डिफिकल्ट होगा, I'm not saying that, I'm just saying prepare for the worst, ताकि पेपर जितना ही मुश्किल है, it doesn't matter. I'm very bad at problem solving. Okay, what exactly do you mean by problem solving, beta? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करने का तरीका फार्मूला के अलावा, बिल्कुल तरीका है लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आई स्टिक टू द फार्मूला। इंस्टा पेज नेम, इट्स मैथलीट बाय साद, MATHLETE बाय साद, लिख दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई रेड फ्रॉम अ CI सोर्स बाय 29, ये कोई CI सोर्स 2019 डेफिनेटली लो थ्रेशोल्ड, बेटा ये उड़ती बातें हैं, इन पे यकीन नहीं क्या करो, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे वीडियो है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे वीडियो है। सर बता दें तरीका प्लीज़, भाई आई डोंट प्रेफर दैट, इसलिए स्टिक टू द फॉर्मूला ओनली। सर आपकी वीडियोस इतनी देखी कि अब डर लग रहा है कि आप मेरे ड्रीम्स में भी आएंगे। ओके, आई जस्ट होप इट डजंट टर्न इनटू अ नाइटमेयर। अच्छा, एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू आस्क? हाउ टू फाइंड प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। टाइम मैनेजमेंट का देखो तरीका ये है कि पहले आप पेपर में से आसान क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो, डू द ईजियर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड देन वंस यू डन विद द ईजियर क्वेश्चंस, पहले से ही पेपर में मार्क कर लो कि कौन से 3 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर लो आप, इजी मीडियम हार्ड, ठीक है। फर्स्ट डू ऑल द इजी क्वेश्चंस, देन डू ऑल द मीडियम क्वेश्चंस, एंड देन डू ऑल द हार्ड क्वेश्चंस। बेटा मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं कि आपने इंस्टा पे कौन सा सवाल भेजा है। चलो मुझे एक रिमाइंडर ड्रॉप कर देना, मैं ये स्ट्रीम एंड करके आपको उसका जवाब दे दूंगा होपफुली। आर यू 31 years old? Why do you care how old I am? Sir, please repeat question 26. कौन सा part बेटा, the entire question or like a certain part? Relative frequency is frequency divided by frequency। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेड 2 हैं फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10, तो रेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2/10, ठीक है। सिमेट्री मैं आज डाल दूंगा, डोंट वरी सिमेट्री डाल दूंगा। लोअर बाउंड अपर बाउंड पे वीडियो है, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी लिखो, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी पे वीडियो मिल जाएगी आपको, यू विल फाइंड इट, डोंट वरी। कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी वीडियो है, देख लो।
सर अगर मेरा ए स्टार आया हम दोनों बिरयानी खाने चलेंगे। ओके, आई मीन लेट्स डू दैट। अच्छा साद एक काम करो, मैं ना कोई वीडियो देखता हूँ दूसरे तरीके की और मैं आपको वो भेज देता हूँ। हाउ अबाउट दैट? सर यू टीच इन एक्सेस सर इज यूज्ड टू वर्क एट किड्स। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 मैं ज़रा रिपीट कर रहा हूँ, देख लें आप लोग। सो बेसिकली पहली वाली जो सीक्वेंस थी वो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, कंसिस्टेंटली हम 6 माइनस कर रहे थे। सो वी गॉट द कॉमन डिफरेंस -6, फर्स्ट टर्म वाज 89, फार्मूला में रखा, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। फिर उसने कहा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सीक्वेंस इज़ लेस दैन 0, तो हमने सीक्वेंस को लेस दैन 0 किया, इनइक्वालिटी बना ली। जब n को इवेल्यूएट करने पे आए तो 15 पॉइंट समथिंग होगा, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी 16। फिर द क्वेश्चन सेज फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर tn प्लस 1 माइनस tn। सो n की जगह n प्लस 1 रखा टू गेट tn प्लस 1, ठीक है, सिंप्लीफाई किया और tn हमारे पास ऑलरेडी था, इनको माइनस कर दिया, सिंप्लीफाई किया, 2n माइनस 3 आ गया। फिर सवाल आपसे कह रहे हैं कैसे डिफरेंस है बिटवीन टी पी प्लस 1 एंड टी पी विच इज़ 75। तो अब हमने 2n माइनस 3 में n की जगह p रख दिया, ठीक है, क्योंकि पूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी दोबारा, और फिर उसको 75 के इक्वल करके n के लिए सॉल्व कर दिया। सर सेटअप आपका बहुत फिट है। नहीं बेटा मैं गेमिंग नहीं करता, ये सेटअप मैंने पढ़ाने के लिए ही बनाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी को यस सिंप्लीफाई करना है, इट्स बेस्ट कि आप उसको सिंप्लीफाई करो। आई एम हैप्पी टू हैव हेल्प्ड साथ, हैप्पी टू हैव हेल्प्ड। यस, जब भी आप इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सो द साइंस चेंज। मिनिमम मार्क्स फॉर ए स्टार वेल यू शुड बी एमिंग फॉर 70 प्लस, ठीक है। अच्छा उमर, जो आप क्वेश्चन भेज रहे हो ये मुझे इंस्टा पे भेज दो, मैं होपफुली आपको जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके भेज दूँगा, ठीक है। इंस्टा आईडी मैंने अभी तो बताई है, जस्ट लुक अप मैथलीट तो खुद ही आ जाएगा। वैसे तो इट्स नॉट जस्ट मैथलीट, इट्स मैथलीट बाय साथ। सर प्रोबेबिलिटी को सिंप्लीफाई, यस अभी मैंने बताया प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल सिंप्लीफाई करना होता है। चलें खैर गाइस, व्हाटएवर टाइम यू हैव लेफ्ट प्लीज़ यूज़ इट प्रोडक्टिवली एंड टाइम वेस्ट ना करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, उसको पे फोकस करें एंड यू नो टेंशन ना लें, बस घबराना नहीं है आपने। इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल इनफ देन देयर इज़ नो नीड टू वरी, ठीक है। उमर मैंने अभी कहा ना बेटा ये क्वेश्चन मुझे उस पर शेयर कर दो इंस्टाग्राम पे, फिर मैं आपको बता दूंगा। सर दुआ करना हमारे लिए भी। यस बेटा, आई ट्राई रिमेंबर एवरी स्टूडेंट इन माई प्रेयर्स, आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू डू द सेम। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट्स तो कोई चीज़ नहीं होती बेटा। लाहौर आएँ कभी इस समर इंशाल्लाह, प्लान है, देखें आया तो डेफिनेटली विल डू अ मीट अप और समथिंग। ओके सो व्हाटएवर क्वेश्चंस यू गाइस हैव प्लीज़ शेयर इट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं कोशिश करके आपको जवाब दे दूंगा। रेंज हाँ मैं बता देता हूँ, रेंज इज़ बेसिकली हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। ओके चलें, सो आई एम स्टॉपिंग हियर गाइस, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए, देख लो वीडियो। सो या आई एम स्टॉपिंग नाउ।